अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शाम रमज़ान। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, एक अच्छी खबर शामिल की है आज के हमने इस प्रोग्राम में, और वो है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले खिताब करते हुए एक ख्वाहिश का इजहार किया कि वो चाहते हैं कि लॉकडाउन में जल्द से जल्द जो है लोगों को रिलैक्सेशन मिले। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात की वो ये थी कि कल नहीं लेकिन परसों से लॉकडाउन मरहलावार उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने सबसे पहले बात की कि जो कारोबार के हवाले से रिलीफ दिया जाएगा उसका भी उन्होंने एक्सप्लेन किया, और जो टाइमिंग है उसके हवाले से भी बात। बिल्कुल चपा, टाइमिंग्स के हवाले से उन्होंने कहा कि पहले बात ज़ेर गौर आई थी कि जी शाम 7-8 बजे तक जो है वो शॉप्स खुली रखी जाए, यानी कि इफ्तार के बाद से। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मुखालफत की गई, तो अब ये कि सहरी के बाद से दुकानें खुली रहेंगी, जो कि शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी लोगों के लिए। फैसला किया है उनको खोलने का, और मैं ये वाजे कर दूं लॉकडाउन सैटरडे से खुलेगा, कल से नहीं खुल रहा, सैटरडे से इंशाल्लाह परसों से लॉकडाउन खोल रहे हैं फेजेस के अंदर, जो आपकी तफसील बयान करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर लोग बड़ी मुश्किल में हैं इस वक्त। छोटे दुकानदार मुश्किल में हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा दिहाड़ीदार मुश्किल में हैं। जो अगला फेज़ आ रहा है ये हम कितने कामयाब होते हैं इस फेज़ में, इसमें आपका, मेरे पाकिस्तानियों, आपका इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। अगर आप इस वक्त हम सब एक मिलके कौम बन के अगर हम खुद अपने ऊपर डिसिप्लिन करें और एहतियात करें, और जो SOPs हर जगह हमने SOPs बनाए हुए हैं, आप पे जिम्मेदारी है। हम ये नहीं आप समझ सकते कि हमारी पुलिस जाके छापे मारे, लोगों के पास जाए। ये एक आज़ाद और ज़िम्मेदार माशरे के अंदर ऐसा नहीं होता। डंडे के ज़ोर से हुकूमत आपको नहीं कहेगी कि आप ये ना करें। आप तरावियाँ में अगर आप मस्जिद में जा रहे हैं तो आपने अपने फासले नहीं रखे। गवर्नमेंट ये नहीं जाके कहेगी फैक्ट्रियों में, आप कितनी फैक्ट्रियों में जाएगी, क्या क्या काम कर सकती है पुलिस, और फिर पकड़ के क्या हम जेलों में लोगों को डालेंगे, उनके फिर हम टेस्ट करेंगे कि जी ये जो अंदर जेलों में लग गया, यानी ये कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो हुकूमत है वो डंडे के ज़ोर पर आपसे SOPs पर अमल दरामद नहीं कराएगी। हमें तरक्की याफ्ता ममालिक में हमारा शुमार होता है, तो हमें SOPs को फॉलो करना पड़ेगा, और हमें खुद से देखना पड़ेगा कि हमने अपने आप को डिसिप्लिन करना है ताकि जो कोरोना वायरस है वो ज़्यादा ना फैले। और एक बात शफात जिन्होंने बार बार कही कि उन लोगों का एहसास करना चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा पिस्ट हैं, वो गरीब आवाम है। जब उनको घर से बाहर निकला होता है, जो अमीर हैं उनके लिए तो गाड़ी अपनी है, तो उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन तबके को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है उसको बड़े मुश्किल पेश आ रही है कि वो घरों से बाहर निकले, अपनी रोज़ी के लिए मजदूरी करे, तो वो कैसे निकलेगा? वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन अब आगे डिसीजन लिया गया है कि उनकी अपनी ख्वाहिश है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोला जाए। बिल्कुल जनाब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उनकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट SOPs के जरिए बहाल की जाए, लेकिन सूबे इस पे अभी मुत्तफिक नहीं है। क्या कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने? हम कोशिश करते हैं कि आपको सुनवाएं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से खान साहब का क्या कहना था। जिस चीज़ के ऊपर हमारा अभी तक पूरी तरह इत्तेफाक नहीं है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मेरा ख्याल है कि इसको खुलना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि एक आम आदमी इस्तेमाल करता है। अभी सूबों को खदशात हैं, और हम कोई फैसले नहीं करना चाहते जब तक सारे सूबे खुद ऑन बोर्ड ना आए। हमने सारे सूबों को कहा कि वो खुद SOPs डेवलप करें। असद उमर को कहा हुआ है कि सारे सूबों से कंसल्टेशन रखें, हर रोज़ इसके ऊपर बात करें, और कोशिश करें कि हम अपने आम लोगों की ज़िंदगी आसान करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चला के, लेकिन SOPs के साथ। इसके अलावा शफात, बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको प्रॉपर SOPs के साथ इजाज़त मिली है कि वो अपनी फैक्ट्रीज़ खोलें ताकि वहाँ पे भी मजदूर दोबारा आना शुरू और काम करना शुरू करें। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब वो बात कर रहे थे लॉकडाउन में नरमी के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जो जर्मनी के हालात भी मतलब हमसे हमारे जैसे ही थे, तो वहाँ पर जो जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, उन्होंने कहा कि जी हमारे हालात भी बहुत ख़राब थे, लेकिन हमारे यहाँ की जो आवाम है वो काफ़ी तो यही डिसिप्लिन अब वज़ीर आज़म इमरान खान आप आवाम से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जहाँ पर आपकी आसानी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, ताकि आपकी मईशत का पहिया चले, आपके घर में फाके न पड़े, जहाँ लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, तो
इसका ख्याल जरूर रखें। ख्याल जरूर रखें। कुछ अहम फैसले मजीद भी किए गए, खासतौर पे दुकानों और कारोबार के हवाले से। पाइप मिल्स और दुकानें, पेंट के कारखाने, सिरेमिक्स और दुकानें, स्टील और एल्युमिनियम और हार्डवेयर स्टोर्स खुले रहेंगे, कहना था माद अजहर साहब का। दुमर साहब का कहना था कि दुकानें फजर से शाम 5 बजे तक खोलने का फैसला हुआ है। शफकत महमूद साहब ने बताया, और ये बहुत अहम है, कि 15 जुलाई तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे, और इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। जाएंगे और जून और जुलाई कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में अहम फैसले किए गए, जिनके मुताबिक 9 मई बरोज हफ्ता लॉकडाउन मरहलावार खोला जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सूबों को इस हवाले से खुद से SOPs बनाने के लिए कहा गया है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर ने कहा कि NCC इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई और 6 फैसले किए गए। कुछ मामलात पर सूबों से इत्तफाक नहीं हुआ। वजीर आज़म चाहते तो आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फैसले मुसल्लत कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वफाकी वजीर ने कहा कि छोटी मार्केटों और दही इलाकों की दुकानें जहां कोई बड़ा हुजूम जमा नहीं होता, उन्हें खोलने की इजाजत दी गई है। सहरी के बाद फजर से लेकर शाम 5 बजे तक छोटी मार्केटें और दुकानें खोलने का फैसला किया गया। असद उमर ने कहा कि खुराक और अद्वियात के अलावा हफ्ते में 2 रोज तमाम छोटी मार्केटें और दुकानें बंद रखने का फैसला हुआ है। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने बताया कि लॉकडाउन खत्म होते ही पाइप मिल्स, ईंटें बनाने की फैक्ट्रियां, स्टील और एल्युमिनियम की दुकानों, हार्डवेयर स्टोर्स और गली महलों में जो दुकानें हैं उन्हें खोला जाएगा, जिसका दौरानिया मुकर्रर किया गया है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने बताया कि सूबों से मुशावरत के बाद ये तय पाया है कि तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। बोर्ड्स के तमाम इम्तहानात कैंसिल कर दिए गए हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के पेपर्स नहीं होंगे। तो जनाब, अब जरा कारोबारी तबके का रुख करते हैं, वो कैसा इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ एक मारूफ कारोबारी शख्सियत रिजवान इरफान साहब मौजूद हैं। बड़ा मुतालबा था ताजरों की जानिब से कारोबार को रिज्यूम करने का, तो सबसे पहले रिजवान इरफान साहब की तरफ रुख करते हैं कि रिजवान साहब, कैसा आपका रद्द अमल है इस फैसले के ऊपर कि अब जब परसों से लॉकडाउन मरहलावार खोलने का फैसला हो चुका है? हम इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया और कारोबार खोलने की इजाज़त दी है। अब ये सूबे का भी इस्तकाक है कि सूबे भी जो है उस पर अमल दरामद कराए फ़ौरन, और हमारी जितने भी कराची की तमाम मार्केटें वो खोल दी जाएँ SOP के हिसाब से। हम गवर्नमेंट की जो SOP देंगे, गवर्नमेंट उस पर पूरा अमल दरामद कराएंगे और अपना कारोबार जारी रखेंगे। हमने सरकार से बहुत बार कहा कि हम जो है गवर्नमेंट हमें SOP दे, हमने तो अपने मुतालबात दे दिए, अब गवर्नमेंट का काम था उसको SOP बना के देना। अब ये एक दिन है, आप परसों से मार्केट खोलने की उन्होंने ऐलान किया है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है फ़ौरन इसमें बैठ के मीटिंग करे और अपना सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस पर लाएमल बना दे, ताकि हफ्ते से मरहलावार मार्केटें शुरू हो जाएं और लोग जो है SOP के हिसाब से कारोबार करना शुरू करें। चलें सर, मोहसिन शेखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश करते हैं मोहसिन शेखानी साहब से भी ज़रा रब्ता करें, क्योंकि आज जैसे कि ऐलान किया गया है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से एफिलिएटेड जितनी दुकानें, जितने कारोबार हैं, अब उनको भी खोलने का फैसला किया जा रहा है। मोहसिन शेखानी साहब से हमारा रब्ता हो चुका है प्रोड्यूसर साहब? जी हमारे साथ मौजूद हैं। शेखानी साहब, ये बताइएगा कैसे, आपका क्या रिएक्शन है? बड़े अरसे से इंतजार हो रहा था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिज्यूम हो, सारे पैकेजेस का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन अभी तक साइकिल रिज्यूम नहीं हुआ था। अब आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अपने फुल पेस पे काम करना शुरू कर देगी? बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक्टिविटी शुरू होंगी, इसलिए कि अभी तक तो एक खौफ का आलम था, कोरोना की एक्टिविटीज़ थी, हम बिजनेस की तरफ कोई चीज़ें नहीं जा रही थी और कोई लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी भी नहीं आ रही थी। ये पॉलिसी आने से ये हुआ कि एक आपको रेडी करने के लिए तैयार होता है। जो पैकेज आया प्राइम मिनिस्टर का इतना बड़ा और लोगों का एक इन्वॉल्वमेंट है, उसका टाइम शॉर्ट है कि दिसंबर तक हमने वो चीज़ों को फाइनल भी करना है, तो मैं समझता हूँ कि अब हमें एक लाइन ऑफ एक्शन दिया गया है और ये मरहलावार भी हो रहा है कि स्टार्टिंग हो जाए तो लोग उस तरह से अपनी एक्टिविटीज में आना शुरू हो जाएंगे और बेहतरी की तरफ जाएगा। होना चाहिए, एक्टिविटी नहीं होगी, हम इकोनॉमिकल, आपको पता है जो कंडीशन में लोगों को रोजगार नहीं होगा, तो ये बेहतर तरीका है कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चलाएं और सारे जो एलाइड इंडस्ट्रीज हैं उनको, जितने प्रोफेशनल्स हैं उनको, जितनी अथॉरिटीज हैं उनको, आप जो बिल्डिंग कंट्रोल, मास्टर प्लान, CBA, LDA, ये सारे इदारों को साथ लेके हम चलेंगे तो एक्टिविटी होगी। अच्छा मोहसिन साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तो आप लोगों को और गवर्नमेंट की जानिब से तो SOPs दिए गए, तभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दोबारा से बहाल करने की बात की गई। आप लोग इसको किस तरीके से इंश्योर करें, क्योंकि जो चीज़ें आप लोग इस्तेमाल करते हैं जिसमें ज़्यादातर चीज़ें तो लोहे की होती हैं, सो उससे वायरस का जो मतलब स्प्रेड होने का काफ़ी ज़्यादा खदशा होता है, तो आप लोग इसको कैसे इंश्योर कर रहे हैं?
देखिए, जो लोहे की भी चीजें होती है वो स्टील यूज होता है, और स्टील आके आपके स्ट्रक्चर में सिर्फ यूज होता है। फिनिशिंग आइटम में स्टील यूज नहीं होता, वो सीमेंट ज्यादा यूज होता है। तो जहाँ फिनिशिंग आइटम है वहाँ एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। जहाँ पे स्टील की जरूरत आएगी वो उस तरीके से, मतलब ये चीजें स्टेप बाय स्टेप हमें करना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसके प्रिकॉशंस करने पड़ेंगे। शेखानी साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप प्रिकॉशंस की बात करें, लेकिन पहले ये बताइएगा कि कितनी अफरादी कुव्वत इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आप ऑल पाकिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन के हवाले से जरा बताइएगा कि आपके क्या पास क्या आदाद शुमार है कि कितने लोगों का रोजगार रिज्यूम हो सकता है इस एक्शन से? देखिए, डायरेक्टली हम लोग जब एक्टिविटी करते हैं तो 40 से 45 लाख आदमी डायरेक्टली होता है, फिर एलाइड इंडस्ट्रीज होती हैं, तो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। इसमें आपके प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, उनके स्टाफ्स होते हैं, मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, रियल एस्टेट के हमारे लोग होते हैं। तो ऐसे हम काउंट करेंगे तो मेरे ख्याल से कोई 10 मिलियन के करीब लोग, 10 से 15 मिलियन लोग इसमें से इन्वॉल्व हो जाएंगे डायरेक्टली। सही, ठीक है। अच्छा रिजवान साहब, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अभी कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद खिताब भी किया और उन्होंने स्पेशली बोला भी कि अब जो छोटे ताजिर उनको भी देखा जाएगा और अब नरमी बढ़ती जाएगी। सो आप लोगों से फिर वही सवाल है कि अब आप लोगों की तैयारी मुकम्मल है? हमारी तैयारी तो मुकम्मल है। हम तो बिल्कुल, तो आप अभी कहेंगे हुक्म करेंगे तो अभी मार्केट खोलना शुरू कर देंगे, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो है सिंध गवर्नमेंट जो इसमें बुला के हमसे मशावरत करके SOP अब दे दे, ताकि आप जो है बहुत देर होगा लोग अपने कारोबार में हैं और जो है वो ईद जो है वो गुजार सकें थोड़े बहुत। चलिए जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए रिजवान इरफान और मोहसिन शेखानी साहब। वो हमें बता रहे थे वज़ीर आज़म के इस फैसले के हवाले से जिसमें कारोबार खोलने का इशारा दिया गया है। कोरोना के हवाले से अगर बात करें तो गुज़िश्ता 2 रोज़ से कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान में बड़ा सख्त दिन गुजर रहा है। मजमूई तौर पे मुल्क भर में अब कोरोना मुतासिरीन की तादाद 24,000 से तजावज़ कर गई है। और शफात, जो ताज़ा तरीन फिगर्स है, इन फिगर्स के मुताबिक तस्दीक़शुदा केसेस की तादाद 24,140 हो गई है, जिनमें से 1523 अफराद को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ किया इन्होंने। इसी अरसे में मजीद 38 अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर एक नज़र डालें तो अब तक 6,464 अफराद ऐसे हैं जो कि कोरोना से रिकवर भी कर चुके हुए हैं और 559 ऐसे अफराद हैं जिनका इंतकाल हो गया। और इस तरह मुल्क में कोरोना वायरस के फाल केसेस जो है वो 17,123 हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 38 अफराद, मजीद 38 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इससे पहले कल 40 अफराद जाँ बहक हुए थे, जिसके बाद अब टोटल टैली अब तक जो जाँ बहक होने वाले अफराद हैं वो 564 हो चुकी है। ये दिलचस्प बात ये कि एक वेबसाइट है वर्ल्डोमीटर, और वर्ल्डोमीटर के ऊपर हर मुल्क के आदाद शुमार मौजूद है। चाइना के पास जब 24,000 रजिस्टर्ड केसेस थे तो उनके मुल्क में जो मरने वालों की तादाद थी वो 490 के करीब थी। पाकिस्तान में इस वक्त जो तादाद है वो 564 है। तो ट्रैक अगर यूरोप का नहीं है तो चाइना से बेहतर भी है। चाइना के हवाले में बहुत इम्प्रूव तो मैं नहीं कहूँगा इसको, लेकिन चाइना से बुरा है हमारा रेट। और चाइना में जो टोटल टैली था वो 4,500 के। और अभी शफात, हम ये बात भी कर रहे थे कि जो चाइना में जो कोरोना वायरस है, वो वाला जो वायरस है उसको पाकिस्तान में देखा जाए तो इसकी हिद्दत जो है वो जो म्यूटेटेड वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे देखें नुकसान उतना कितना मचाया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की जो तादाद है वो 2,65,000 हो गई है। अमरीका के बाद बरतानिया वो ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा 30,000 अब तक हलाकतें हुई हैं। तिब्बी अमले के 90,000 अफराद अब तक वायरस से मुतासर हो चुके हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। अहम खबर शामिल करते चलें। चेयरमैन नैब का सिंध में गंदम की चोरी और खुद बुर्द पर तहकीकात का हुक्म। चेयरमैन नैब ने हुकूमत सिंध की तरफ से 2 केसेस पर तहकीकात का हुक्म दिया। चेयरमैन नैब की DG नैब सक्खर से दोनों मुकदमात में फौरी तहकीकात शुरू करने की हिदायत भी जारी की। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जुल्करनैन, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब ने तहकीकात का हुक्म दिया है। खासतौर पे जो डिस्ट्रिक्ट घोटी और कराची रीजन तक जो गंदम की तरसील में खुर्द-बुर्द हुई या चोरी हो गई थी, उनमें एक ये बताई गई थी कि 7 अरब रुपए की गंदम है। इसी तरह और भी करोड़ों रुपए की गंदम है जो गायब हो गई थी। उस पर सिंध हुकूमत की जानिब से 2 रेफरेंस भी बनाकर नैब को भिजवाए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भिजवाए गए थे। अब जो है चेयरमैन नैब ने बाज़ाब्ता हिदायत की है DG नैब सक्खर को कि फौरी तौर पे इन 2 रीजन के हवाले से तहकीकात की जाए
और फौरी तौर पे जो भी इसमें मुलव्वस अफरान हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ ये बता चलूँ कि इससे पहले भी सिंध में जो तहकीकात हुई थी उसमें भी 15 अरब की जो घपले हुए थे उसमें से 10 अरब रुपए वसूल किए जा चुके हैं। और ये जो केस बता रहे हैं ये 2017 से 18 और फिर 19 तक का केस है। 19 के बाद जो है कि ये अप्रैल 2020 तक शामिल हैं जो गंदम वक्फे से चोरी या खुर्द की जाती रही हैं। इन तमाम सारे मामले पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्करनैन हमें इस हवाले से मालूमात फराहम करने का। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। और अब ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 अदवार में अब तक सेहत के महकमे में यहाँ के रहने वाले लोगों को अब तक दिया क्या है। सिंध में सेहत पर 5.5 खरब खर्च हुए हैं, लगता तो कहीं से नहीं है। खरबों के बजट में से कितना लगाया गया, कितना खाया गया। आफात की सूरत में सिंध हुकूमत निजी अस्पतालों की अब तक मोहताज क्यों रहती है। और भुट्टो के शहर, अगर हम लाड़काना की बात करें तो भुट्टो के शहर लाड़काना में अब एक और बच्चा कुत्ते के कांटे से जाँ बहक हो गया। उस बच्चे को बर वक्त वैक्सीन नहीं मिली और वैक्सीन न लगने की वजह से बच्चा रेबीज से मुब्तला होकर नवंबर 2019 को हसनैन नामी बच्चा मां की गोद में तड़प तड़प के चल बसा था। इसी तरह अप्रैल 2019 में जीशान नामी बच्चे को कुत्तों ने काटा जिसकी वजह से वो जाँ बहक हो गया। अगर बजट की बात करें, हेल्थ बजट की बात करें तो गुज़िश्ता 8 सालों में 5 खरब रुपए से जायद का बजट सिंध के सेहत के महकमे में दिया जा चुका है। 2012 में 34 अरब, 13 में 36 अरब, 14 में 43 अरब, 2015 में 57 अरब, 2016 में 65 अरब, 2017 में 89 अरब, 2018 में 102 अरब और 2019 में 120 अरब रुपए का हेल्थ बजट अभी तक सिंध के हेल्थ के डिपार्टमेंट में जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद सिंध की हेल्थ की कंडीशन क्या है, उस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। कांग्रेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे के अंदर रहेगी। इस सूबे को आप बर्बादी की तरफ देखेंगे, बेहतरी नहीं देखेंगे। आपने अपने नाम से, अपने लीडरों के नाम से इतने बड़े बड़े अस्पताल कायम कर दिए। क्या ये बच्चा 10 घंटे ट्रैवल करके, 12 घंटे ट्रैवल करके कराची के अस्पताल में आकर इलाज करा रहा है, तो इसमें लाड़काना के लोगों का क्या कसूर है। सबसे बड़ा मजाक ये है कि लाड़काना में कुत्ते के काटने के बाद भी पेशेंट को कराची लाना होता है। आप लॉकडाउन करके सबको ये कह रहे हैं कि बाहर ना निकलो, लेकिन बाकी तमाम वजारतें भी इस आड़ में कोई काम नहीं कर रही हैं। भुट्टो का शहर जहाँ आवाजें आती हैं कि जिंदा है भुट्टो है, जिंदा है भुट्टो। क्या हम सिंध वालों की माओं के बच्चों के लिए अब ये रह गया है कि उनको कुत्ते काटे और कुत्ते काटकर उनकी जिंदगियां खत्म कर दें। और जिन इलाकों में ये हालत हो रही है वहां पर हेल्थ की जो सहूलतें आपने दी हैं वो इतनी खराब है कि वहां पर हालत खराब हो जाती है और लोग मर जाते हैं। ये हालत कर दी आपने। अरबों रुपए रखते हैं आप लोग, अरबों रुपए कुत्ते की वैक्सीन के लिए अलग रखा, आप लोगों ने उनकी नसबंदी के लिए अलग रखा। सिंध के अस्पतालों की क्या सूरत हाल है आपने देखी इस रिपोर्ट में। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो साहब मौजूद हैं, हमारे साथ एमके पाकिस्तान से फैसल सब्जवारी मौजूद हैं और हमारे पास जमात इस्लामी से हाफिज नईम साहब मौजूद हैं। हम इन सबको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में और स्टार्ट करते हैं अरबाब साहब आपसे। आपने ये रिपोर्ट देखी, आदाद शुमार देखे, 5 खरब रुपए का बजट पिछले 8 साल में हेल्थ के अंदर जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये नताइज हैं हमारे सामने। ये नताइज आपको क्या लगता है कोई एग्जैजरेटेड है या हकीकी तौर पे यही सूरत हाल? देखिए, जो आपने बात की है ये एक हकीकत है और इस हकीकत को जानने के लिए हमें सिर्फ उमरकोट ही क्यों, सिर्फ सखर ही क्यों, हमें दादू भी जाना पड़ेगा, हमें सिजावल भी जाना पड़ेगा, हमें बदीन भी जाना पड़ेगा। हमें सबसे ज़्यादा चक्कर तो मेरे ख्याल में वज़ीर आला सिंध के अपने आबाई गांव सेवन का चक्कर लगाना पड़ेगा, जिनके बाप भी चीफ मिनिस्टर थे और वो भी अब दूसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि कराची जैसा,
क्योंकि अगर इस शो में सरकारी नुमाइंदा होता तो अच्छा होता, हम उन्हें बात करते हुए अच्छा लगता, वरना वन में क्रिकेट हो जाती। तो हमें ये तो अच्छा लगता कि हम ये सवाल उठाते उनके सामने कि कराची सिंध हुकूमत कहती है जी हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, हमने कब इनकार किया नहीं बनाए, लेकिन क्या वो बच्चा जिसको माँ पैदा करने वाली है जहाँ भी सिंध में, अगर वो पैदाइश के दौरान ही मर जाता है तो जिम्मेदारी किसकी है? वो मरीज जो अस्पताल के दरवाजे पे आता है और दम तोड़ जाता है, जिम्मेदारी किसकी है? और इसके अलावा कुत्ते शफात अगर हम देखें तो कुत्ते के काटेगी तीसरा कोई केस है। मैं जरा फैसल सवारी की तरफ आना चाहूंगी। फैसल साहब, 3000 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के 5 खरब का बजट, लाड़काना उनका अपना शहर, वहां पे बच्चे को कुत्ता काटे, ये आप पहला केस नहीं है, ऐसे हजारों केस ऐसे, ये कोई तीसरा केस वो है जो कि में आया है। कुत्ता बच्चे को भंबोड़ देता है, इससे पहले भी बच्चे का मुंह नोच लिया। वो बच्चा जब कराची इसको लेके आया जाता है तो किसी सरकारी अस्पताल में नहीं जाता, तब भी उसके इलाज के लिए उसको प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ता है। तो ये तो रेबीज से फाइट नहीं कर पा रहे। 5 खरब का जो बजट है, 8 साल बड़े हैं, तो ये लगता है फैसले कहीं लगे हैं पैसे? नहीं, ये तो देखें, जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट होती है हर साल की, वही आश्कार कर देती है कि सिंध हुकूमत में कितने पैसे दिखाए जा रहे हैं और कितने लग रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इस तरह के जितने वाक़यात हैं वो पर्दाफाश करते हैं। चाक होता है कि जनाब आप देखिए कि कहाँ कहाँ सेहत की क्या क्या बुनियादी सहूलियात दी गई हैं। अभी कोरोना के ज़माने में भी ये सारी की सारी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं। बदकिस्मती के साथ इस मुल्क में तो किसी भी हुकूमत की तरजीह रही नहीं सेहत और तालीम, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास तो 12 साल से अब सब कुछ है सूबा सिंध का। 18वीं तरमीम के बाद इतने पैसे हैं कि जो इनसे खर्च नहीं हो पाते हैं। आप देख लेना, 100 अरब रुपए अगर सेहत के महकमे में खर्च हों, आप 1 अरब रुपए भी फ़ी अस्पताल अगर मख्तस कर देते तो 120 अस्पताल जो हैं वो निस्बतन बेहतर हो जाते हैं हर साल में। दवाइयों के नाम के ऊपर क्या कुछ होता है। उमरकोट की अभी मिसाल आई सामने कि 400 डॉक्टर्स की नशिस्तें वहाँ पर खाली पड़ी हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो 400 डॉक्टर भर्ती ज़रूर हुए होंगे, लेकिन वो मर्जी से अपनी हैदराबाद और कराची आके यहाँ तैनाती उन्होंने ले ली, क्योंकि वो भांजे भतीजे होंगे किसी वजीर के, किसी मुशीर के, किसी MP MNA के। ये मसला है सेहत के शोबे के साथ। मैंने परसों एक ट्वीट की थी कि मोहतरमा हमारी जो सूबाई वजीर सेहत हैं, बाकी शहरों को तो छोड़ दीजिए, कराची जो कि दारुल हुकूमत है सूबा सिंध का, यहाँ पर आप बैठी हुई हैं, 2 महीने हो गए हैं लॉकडाउन और कोरोना की सिचुएशन को। सिविल अस्पताल 1700 बेड, लियारी जनरल अस्पताल 400 बेड और मुख्तलिफ अस्पताल हैं कई 100 बेड के। इन बड़े अस्पतालों की इंतज़ामिया के साथ कितनी मीटिंग्स की सूबाई वजीर सेहत ने, कितने वहाँ के दौरे किए आपने। डॉक्टर फुरकान की मिसाल सामने आई है। कल शहजाद रॉय की जो मदर इन लॉ हैं उनकी जानिब से एक पोस्ट आई कि एक और जो फेमस गायनेकोलॉजिस्ट हैं कि एक डॉक्टर को ज़रूरत पड़ गई कोरोना की, वो दर बदर घूम रहे हैं। यानी ये वो लोग हैं जिनका नेटवर्क है डॉक्टर्स का, जिनको इल्म है। आज तक 2 महीने में सूबाई महकमा सेहत एक निज़ाम नहीं बना सका कि एक आम आदमी अगर मुतासर हो जाएगा कोरोना से तो उसको किस अस्पताल जाना है। आपका कोई सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग और नेटवर्क नहीं मौजूद नहीं है यहाँ पर। ये आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की फैसल भाई, और मैं चाहूँगा हाफिज नईम साहब को हम शामिल गुफ्तगू करें। ये जो केस सामने आया है, इस बच्चे को कुत्ते ने काटा, 20 दिन तक ये बच्चा तड़पता रहा और उसके बाद अब उसकी जान चली गई। 96 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया था कुत्तों की नसबंदी के लिए। हाफिज नईम साहब, आपको इल्म में होगा, मुराद सईद साहब ने इस हवाले से बड़ी निशानदेही भी की थी। 96 करोड़ रुपए, आपको क्या लगता है वो पैसे कहाँ गए? वो वहीं गए जहां पे 95 अरब रुपए लाड़काना की तामीर और तरक्की के लिए खर्च हो चुके हैं। वो वहीं गए जहां पर जो है वो 120 अरब रुपए का हेल्थ का पूरा बजट जो है वो सिंध भर का होता है। आप देखें कि इतनी दावे करते हैं और ख़ुद अपने अपने इलाकों के अंदर, अपने अपने ज़िलों के अंदर ये वज़रा, ये वज़ीर आला, ये लोगों को कोई रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं। और उसके नतीजे में होता क्या है कि सारा लोड कराची के हॉस्पिटल्स पे पड़ता है। कराची के हॉस्पिटल्स का मामला ये है कि आप NICH है, अब वहाँ के जो मैनेजमेंट है वो बेहतरीन काम कर रही है। इधर से डोनर पकड़ते हैं, इधर से NGOs को पकड़ते हैं, अपनी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते हैं। की पोस्ट अभी भी खाली है वहाँ पर, क्योंकि आपने जो है वो पूरी तरह से इसकी ऑनरशिप ही नहीं लेते। विफाक सूबे को भेज देता है, सूबा विफाक को भेज देता है, अदालत में चीज़ें चला देते हैं। इसी तरह सिविल अस्पताल और लियारी जनरल अस्पताल की भी फैसल भाई ने बात की। जिन्ना अस्पताल हमारे सामने है, उसकी पूरी सूरत हाल। अगर ये निजी शोबा अपनी कंट्रीब्यूशन ना कर रहा होता इस वक्त
तो आप ये बताएं कि कोरोना रिलीफ के लिए पिछले 2 महीने में सिंध हुकूमत ने क्या किया है। अभी सोल्जर बाजार में 32 साल का नौजवान इस कोरोना से जो है वो इनका इंतकाल हो गया। 4 दिन तक उनके बच्चों को किसी ने पूछा नहीं, उनका टेस्ट नहीं हो सका। जिनके टेस्ट हो रहे हैं 4-4, 5-5 दिन तक उनके रिजल्ट नहीं आते। ये उस वक्त है जब निजी शोबे ने इनके साथ भरपूर ताउन किया हुआ है। तो आप मुझे बताएं सिंध हुकूमत कहाँ है? ये अपने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को PPEs पूरे आज तक की तारीख में फराहम नहीं कर पाए हैं। आज तक की तारीख में इन्होंने आइसोलेशन सेंटर, एक्सपो सेंटर वाला जो 10,000 का दावा किया था, अब तो इन्होंने रिपोर्ट देना ही छोड़ दी है। तो खुदा ना खास्ता ये तो कहते हैं ना कि भाई लॉकडाउन करो, लॉकडाउन करो। अब उस लॉकडाउन के नतीजे में जो असर एक ताजिर पे, एक दुकानदार के ऊपर पड़ रहा है, उसका रिलीफ देने के लिए इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। राशन ये पहुंचा नहीं सके, बिल की इन्होंने बात की थी वो रोक नहीं सके। बात अभी तो सही मैं जरा फैसला आपसे पूछना चाहूँ, 5 खरब का बजट, जब भी कोई बड़ी वबा आती है, कोई बड़ा मसला आता है, अगर रेबीज के इंजेक्शन के वाले से बात ही आ जाए, तो ऐसा क्यों है कि सिंध गवर्नमेंट के पास कि वो रिलाय हमेशा जो है वो निजी अस्पतालों पे करती है, वो प्राइवेट अस्पतालों पे करती है, चाहे वो टेस्टिंग के हवाले से क्यों ना हो लोग, क्योंकि अगर सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कोई टेस्ट करवाएं तो 3-3, 4-4 दिन तक तो रिजल्ट उसके नहीं आते। देखिए, तरजीहात का मैंने पहले आपसे बता दिया, दूसरा इस्तेदाद का, सलाहियत का और माजरत के साथ नीयत का बड़ा मसला है। मेरी अगर ख्वाहिश ये हो कि मैंने पैसे कमाने हैं किसी भी तरीके से, तो फिर दवाओं में चोर बाजार इसी तरीके से चोरी की जाएगी, इसी तरीके से तैनातियों के लिए पैसे लिए जाएंगे, इसी तरीके से नाकस मटेरियल बिल्डिंग्स में इस्तेमाल किया जाएगा, और ये सब कुछ होगा कि जो हम यहाँ पर देख रहे हैं इस वक्त अमली तौर के ऊपर। आप अगर देख लीजिए कि जितने बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, BHUs या DHOs हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, इस वक्त सिंध हुकूमत ने सब के सब आउटसोर्स कर रखे हैं। अरबाब साहब मेरी इस्लाह करेंगे अगर मैं गलत कह रहा हूँ। यानी पहले पब्लिक प्राइवेट हेल्थ इनिशिएटिव था, PPHI मुशर्रफ साहब के ज़माने से वो था, अब उसके साथ साथ इंडिस हॉस्पिटल को, इसके साथ साथ डॉक्टर बिल्लू की जो हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन है उसको, और एक और ऑर्गेनाइजेशन, इन सब को सारा का सारा बेसिक हेल्थ स्ट्रक्चर आउटसोर्स कर दिया है। उसके बावजूद इनके पास सिर्फ ऊपरी सतह के अस्पताल रह गए हैं जिन पर इन्होंने सही से काम करना है, वहाँ पर काम नहीं कर पा रहे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप उठाकर देख लीजिए, साबिक सेक्रेटरी हेल्थ कितने हैं, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं बड़े अस्पतालों के वो कौन हैं, जो उनके परचेजिंग प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स हैं वो कौन हैं, आपके पास किस्सा सामने आ जाएगा। उनका लाइफ स्टाइल देख लीजिए क्या है, कहाँ से वो यहीं से पैसे कमा रहे हैं। आप सिर्फ ये देख लीजिए सिविल हॉस्पिटल कराची का कितने अरब का दवाओं का बजट है जो कि मरीजों को मुफ्त देनी चाहिए, और मिलती कितनी है, तो सामने आ जाएगी, कलई खुल जाएगी। और आज तक मेरे ख्याल में ट्रॉमा सेंटर के हवाले से भी बात जो है वो बन नहीं पाई। हमने इस पैनल में ये कल से ये पैनल जो है ये लाइनअप था, हमने इसमें हुकूमत सिंध के रुकन को, तर्जुमान को, मुर्तज़ा वहाब साहब को हमने मदऊ किया हुआ था, और हम अभी भी कोशिश करें कि हमारा उनसे रब्ता हो जाए। और वहाब साहब आपसे ज़रा सवाल करना चाहूँगा, सिंध में जैसे भी फैसल भाई ने निशानदेही भी की कि सारे का सारा जो हेल्थ का सेक्टर है वो आउटसोर्स्ड है, अभी तक कोई एक सरकारी एम्बुलेंस सर्विस नहीं है। पंजाब में देखें 1122 परवेज इलाही साहब का इनिशिएटिव था, आज भी बड़े जो है ना वो जबरदस्त तरीके से जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में 1122 और ये सेटअप मौजूद है, सरकारी अक्रॉस द प्रोविंस मौजूद है। सिंध में ऐसा कोई निज़ाम क्यों नहीं है, और अगर है तो उसको भी आउटसोर्स किया है? जी बिल्कुल सही है, इसमें आपकी बात सही है। कोई भी इनका अपना कोई एम्बुलेंस का ऐसा निज़ाम जिसपे वो सीने पे हाथ रख कर कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा है। हाँ, अमन उनके साथ है, ईदी उनके साथ है, फलां जो एम्बुलेंस है उनके साथ है, उन्होंने जो है मुआहदे किए हुए हैं। और जैसा फैसल साहब ने कहा बिल्कुल सही है, PPHI जो है वो शुरू में ज़रा अच्छा काम करती थी, अब उसकी हालत भी ऐसी है जैसे खान की बाकी अस्पतालों जैसी है। और दूसरा ये कि ये सब जो है उन्होंने खान की लोगों को मुंतकिल किए हैं अपनी सरकारी बिल्डिंगें, सरकारी पैसा, सरकारी अद्वियात, और वहाँ पर काम करने वाले जो डॉक्टर हैं उनको तनख्वाह भी सरकार दे रही है। और सिर्फ उसको चलाने के लिए और मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि हैंड्स को, मेमनगोट का जो हॉस्पिटल है वो हेड्स को दिया हुआ है, इस तरह जो है हमारे इंडस वाले हैं उन्हें मुख्तलिफ, बदीन का हॉस्पिटल इंडस को दिया हुआ है, इस तरह सारी चीज़ें की हुई है सरकार। बात इसमें मैं सिर्फ एक जुमला आपको बताऊं, बात नीयत के साथ बात यह है कि बात ये इनको किसी और पर एतबार भी तो हो।
भाई मसला ये है कि लेकिन उस सारे चक्कर में चांडी कर साहब रहे हैं हो ये रहा है कि लोगों को तो एतबार नहीं रहा। फैसला आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि फिर आगे बजट आने वाला है, आप लोग की पार्टी किस तरह से इंश्योर करेगी कि जो बजट कराची के अवाम के लिए आएगी, जिस सूबे का बजट है वो सूबे के अवाम पे भी लग जाए? नहीं, ये तो देखिए बदकिस्मती के साथ आजकल भी लोगों को ये बताया जा रहा है कि 18वीं तरमीम कोई सहीफ़ा आसमानी है। आइन जब सहीफ़ा आसमानी नहीं है तो उसमें एक तरमीम भी सहीफ़ा आसमानी नहीं है। उसके तहत सारे पैसे आप ले लें, लेकिन नेशनल फाइनेंस कमीशन के लिए सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी कहेगी जनाब बहुत मुकद्दम है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन 2006 से ना बनाएं। 11-12 बरस में एक इजलास हुआ था सिर्फ और सिर्फ 5 नवंबर 2017 को। मैं उसमें अपोजिशन के रुकन की हैसियत से शरीक हुआ, उसके अलावा कोई इजलास नहीं हुआ। तो वो पैसे विफाक से तो ये ले रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर ऑक्ट्राई जिला टैक्स है, अबॉलिश किया गया 1998 में। कराची शहर का विफाक से मुआहदा था, विफाक ने पैसे दे दिए, सिंध हुकूमत उसके ऊपर नाक बन के बैठी हुई। 36 अरब रुपए कराची के देने। तो ये कोई गारंटी नहीं है। हमारे यहाँ जमहूरियत के नाम पर जो ढकोसला है, आइन की हुक्मरानी के नाम पर जो ढकोसला है कि वो पैसे आएंगे और लग जाएंगे। 2,500 अरब रुपए का तरक्याती बजट सूबे सिंध में 12 बरसों में दिखाया गया है। आप पूरे सिंध में एक यूनियन काउंसिल, मैं जिले की बात नहीं कर रहा, एक यूनियन काउंसिल नहीं दिखा सकते कि जिसको सूबाई हुकूमत ने मॉडल यूनियन काउंसिल बनाया हो, जहां 2,500 अरब रुपए के बजट के बावजूद एक यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है जिसको मॉडल यूनियन काउंसिल कहा जा सके। कहना है फैसल सब्जारी साहब का। हाफिज नईम साहब, आपकी तरफ आऊंगा। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सर्विस तो छोड़ दीजिए, टर्शरी में अलबत्ता सिंध हुकूमत कुछ चीज़ें दिखाती है, NIBD दिखाती है, NICBD दिखाती है, जिन अस्पताल की साइबर नाइफ के हवाले से बात होती है। लेकिन क्या ये चीज़ें 120 अरब रुपए का हेल्थ बजट जस्टिफाई करती हैं? हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। सईद गनी साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब इस पैनल में शामिल होने के लिए। सईद गनी साहब, सिंध का बजट जो है हेल्थ का, उसमें पिछले 8 सालों में 5 खरब रुपए इंजेक्ट किए जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ फैसल सब्जारी साहब मौजूद हैं, हाफिज नईम साहब मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो साहब मौजूद हैं। उन सबका कहना है कि सिंध के अंदर कोई इकदामात नजर नहीं आ रहे, सिंध के अंदर ऑन फील्ड कोई ऐसी तब्दीली नजर नहीं आ रही जिसको देख के कहा जा सके कि 5 खरब रुपए सर्फ हुए यहाँ पे। बहुत बड़ी मेहरबानी, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी आवाज पूरी तरह जाने भी देंगे और डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे मुझे आप, क्योंकि जब बातें मैं करूंगा शायद आपको बहुत बुरी लगेंगी। पहले तो मुझे बहुत दुख होता है कि एक इतना बड़ा चैनल जो है वो एक बाकायदा प्लान करके एक हुकूमत के खिलाफ कैंपेन लॉन्च करे, और मैं आपको सबूत देता हूँ उसका। मेरे पास एक मैसेज है जो आपके तमाम बच्चे का इंतकाल हो गया, एक बच्चा एड़ियां रगड़ के मर गया लाड़काना से कुत्ते के काटने। जी प्लीज सवाल मुझसे कर लीजिएगा। प्लीज आपने जो फोन पे लिया है जी, मैं हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मेरा ये पूरा हक है कि जो मैं समझूं मैं बात करूं, चाहे वो गलत हो, लेकिन आप सुने उसको जरूर। आपका जो मैसेज है जो तमाम रिपोर्टर्स को भेजा गया है, मैं वो पढ़ता हूँ और फिर आप बताइएगा कि आज़ाद मीडिया का ये काम है। तमाम डिस्ट्रिक्ट और बीट रिपोर्टर्स से कम एक पैकेज बनवाएं। सिंध हुकूमत के अस्पतालों में सहूलियात, दावे क्या और असल हकीकत क्या। रिपोर्टर्स बताएं इनके अजला में जिले अस्पताल से लेकर बेसिक हेल्थ यूनिट कितने हैं, इनकी सालाना बजट कितनी है, 5 या 10 सालों में इनके जिले में कितना पैसा लगा, कितने डॉक्टर्स तैनात हैं, कितने डॉक्टर्स असल में काम के लिए रोजाना आते हैं, कौन से नए वार्ड या यूनिट खुले हैं। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या? यूजुअली यही पूछा जाता है रिपोर्टर से, नुमाइंदों से। बताता हूँ ना, बताता हूँ आपको मैं। मुझे बिल्कुल एतराज नहीं करना चाहिए आपके सवालों पर अगर आप ये पूरे पाकिस्तान में अपने रिपोर्टर्स को भेजें। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि सिंध ने हेल्थ के शोबे में कोई बहुत बड़ी पूरे पाकिस्तान से भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम देखिए सर, मैं माजरत के साथ, जो कुत्ते के काटे के केस हैं वो सिंध से आए। लाड़काना का केस कराची आया, 20 दिन यहाँ रहा, वैक्सीन नहीं मिली, फौत हो गया। अब ये केस है जो सिंध में है, तो जाहिर है सिंध से बात हो सकती है। तो ये तो कोई बात ना हुई कि आप ये कहें कि जनाब सिंध से बात करने की कोई बात होनी नहीं चाहिए। अगर सिंध की बात हो तो पूरे पाकिस्तान की बात है ना। देखें, आपने 2 आप बैठे हैं, 3 आपने और लोग बिठाए हैं, और 5 आदमी बैठ के सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी अच्छी है बुरी है उसको डिस्कस कर रहे हैं। आपने एक आदमी लिया सिंध हुकूमत से,
एक आदमी आपने लिया सिंध हुकूमत से, मैं 1 मिनट बात करता हूँ, फिर 30 मिनट आप बीच में बोलते हैं। भाई मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, मैंने नहीं कहा कि सिंध में लोगों को कुत्ते नहीं काट रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या ये कुत्ते सिर्फ सुबह सिंध में हैं? क्या कुत्ते काटते सिर्फ सुबह सिंध में हैं? सर हमें तो जहाँ से रिपोर्ट आती है हम वो रिपोर्ट शेयर करते हैं, चाहे वो लाड़काना से हो, सखर से हो। लाड़काना तो आपका अपना शहर है। प्लीज मेरी सुन लें, पूरा सूबा हमारा है, पूरा सूबा हमारा है, सिर्फ लाड़काना नहीं, हर शहर हमारा अपना है। क्या पंजाब में कुत्ते के काटने के केसेस नहीं होते हैं? बिल्कुल। क्या पंजाब हुकूमत की अपनी रिपोर्ट ये नहीं कहती कि 87% इनके जो यूनिट है मेडिकल के, वहां पर कुत्ते के काटने की वैक्सीन मौजूद नहीं है? पंजाब में शायद मैं ये कह रहा हूँ, पंजाब में शायद कुत्ते के काटे के केस सिंध से बहुत ज्यादा हो, लेकिन क्या इस बात का ये जवाब बनता है कि सिंध हुकूमत से सवाल ना किया जाए? नहीं, आप मुझसे सवाल करें, मेरा तो गिला ये है। तो सर बस सवाल का जवाब दे दें। कभी नहीं, 5 खरब रुपए का सिंध का बजट है 8 साल में। अब उस बजट की यहाँ पे यूटिलाइजेशन समझ में नहीं आ रही, आप वजाहत कर दीजिए। मेरे भाई सुन लेना, कभी इस तरह 5 लोगों को बिठाएं और पंजाब के मुतल्लिक हेल्थ पे करें आप। कभी 5 लोगों को इस तरह बिठाएं और खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त लोग बेचारे कोरोना की वजह से मुसीबत में, कभी आपने देखा है? सर जब एमटीआई एक्ट आया तो इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से पीटीआई के एमटीआई एक्ट के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड डिस्कशन हुई है, रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप उठा के देख लीजिए। भाई मेरी बात सुन ले, मैंने आपको मैसेज पढ़ के सुनाया है, रिपोर्टर्स को भेजा सर इसमें बुरी चीज क्या है? अगर इन्वेस्टिगेटर सर रिपोर्टर की असाइनमेंट्स होती है, उसमें इन्वेस्टिगेट तो करना ही है। मतलब ये तो अजीब बात होगी कि आपने कह दिया हम क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और रिपोर्टर्स की जाके बेचारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना रही है, तो उनका काम है। पंजाब के रिपोर्टर्स को भेजा है। सर सईद गनी साहब फिर ऐसे करें, आप रिपोर्टर्स को भेजा है। चले हम रिपोर्टर्स को आइंदा मैसेज नहीं भेजेंगे सर। ना पंजाब बलूचिस्तान के रिपोर्टर्स को भेजा है। आप खफा हो रहे हैं, तो उसको छोड़े, रिपोर्टर्स का मैसेज जो होगा। आप सूबा सिंध को सिंगल आउट क्यों करते हैं? ये वक्त है कि जब सारी कौम साथ खड़ी हो, हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, लोग हमारी मदद करें। बिल्कुल दुरुस्त है। जब अच्छा करते हैं तो अप्रिशिएट भी करते हैं। आप इस मौके पर हमारे उन लोगों को जो सर इसी प्लेटफॉर्म से सिंध हुकूमत की तारीफ भी हुई है जब सिंध हुकूमत ने अच्छा काम किया है, खेल कर लोगों की जान बचाने की कोशिश साहब आप गवाह हैं इस बात के। इसी प्लेटफॉर्म से सिंध हुकूमत के इकदामात की तारीफ की गई है। आप वो हरकत कर रहे हैं जो शायद किसी दुश्मन मुल्क को करनी चाहिए। सर हमने डे 1 से, आप हमारे प्रोग्राम का अगर रिकॉर्ड निकलवा लें, हमने हमेशा डॉक्टर्स को सपोर्ट किया है, जब भी डॉक्टर्स ने बात की है। ये इंतहाई गैर जिम्मेदार। सर आप जरा वापस आ जाएं। देखिए पहली बात ये कि ये कोई बिल्कुल गलत बात नहीं है कि अगर हम ये कहें अपने रिपोर्टर्स को बोलें कि क्या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार करनी। सर ये जो 5 खरब का बजट था, इसमें अभी तक आवाम के लिए क्या किया? कोई एक एम्बुलेंस सिंध गवर्नमेंट की जानिब से है? खैबर पख्तूनख्वा में कुत्ते नहीं है। सर उनसे सवाल कर लेंगे, आप उनसे सवाल कर लेंगे, उनसे हम सवाल कर लेंगे। आप सिंध की बात कर दें, सिंध में कुत्ते के काटे से बच्चों की हलाकतें हो रही हैं। सिंध में कुत्ते के काटे से बच्चों की हलाकतें हो रही हैं। सर उसका जवाब दे दीजिए उसके हवाले से। और 5 खरब रुपए का बजट है, 5 खरब रुपए के बजट की यूटिलाइजेशन क्या है वो बता दीजिए। और शफात मेरी बात सुनो ना सर, आप मेरा कंपैरिजन न्यूयॉर्क से तो नहीं करोगे ना मेरे भाई? सर आप मेरा कंपैरिजन कौन कर रहा है कंपैरिजन? सर कौन कर रहा है कंपैरिजन? मेरा कंपैरिजन केपी से करो, आप मेरा कंपैरिजन पंजाब से करो, आप मेरा कंपैरिजन बलूचिस्तान से करो, इस्लामाबाद से करो। आप बात मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इशूज हैं भाई, हमारे यहाँ मसाइल हैं, लेकिन आप हमारे मसाइल को इस तरह पेश करोगे कि बाकी मुल्क में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाकी खैबर पख्तूनख्वा में तो कुत्ते हैं ही नहीं, वहाँ तो कुत्ते लोगों को काटते ही नहीं है। क्या ये मेरे अल्फाज है? नहीं सईद गनी साहब एक मिनट ठहर जाइए, क्या ये मेरे अल्फाज हैं? क्या मैंने ऐसी बात कही है या इस प्लेटफॉर्म से, इस चैनल से कोई ऐसी बात हुई है? आपका चैनल यही कर रहा है ना। सर किसने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में कुत्ते नहीं काटते? किसने कहा है कि पंजाब में कुत्ते नहीं काटते? आप सिंध की बात करें सर, आप सिंध के हवाले से बात करें, सिंध के हवाले से। मैं सिंध की बात कर रहा हूं। हमने देखिए सर अभी इसी प्रोग्राम में 2 मिनट पहले हम बात कर रहे थे कि टर्शरी केयर के हवाले से सिंध के इकदाम नजर आते हैं, आपने शायद वो बात नहीं सुनी। अब बात कर रहे हैं कि सर सिंध का जो बजट है 8 साल में 5 खरब रुपए का, उसकी यूटिलाइजेशन नजर नहीं आ रही। आप वजाहत कर दीजिए कैसे है? मेरे भाई आप जरा उठाइए डेटा और ये देखें कि पिछले 2008 से लेके 2020 में हम बैठे हैं, 12 साल हो गए हैं। सूबा सिंध में नए हॉस्पिटल और डिस्पेंसरियां कितनी बनी हैं और खैबर पख्तूनख्वा में कितनी बनी हैं, पंजाब में कितनी बनी है? हम उनसे बहुत आगे हैं। पीटीआई के पिछले 7 सालों में सिर्फ 10 हॉस्पिटल नए बने वहां पर,
और हमारे 143 बने हमारे 12 सालों में, 75 बने के खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें से 65 उस दौर में बने जब पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी हुकूमत में थी। आप उनसे जाके सवाल करें। आप सर हम आपसे आपकी कारकर्दगी का सवाल पूछेंगे। परसों मुर्तजा वहाब ने बोला है कि जी हमने वेंट ऑर्डर्स किए, हमने वेंट मंगवाए और हमने अपने पैसों से मंगवाए, विफाक ने हमारी हेल्प नहीं की। सर जब सूबे को बजट मिलता है हेल्थ के हवाले से तो फिर तो ये आपका काम करना था ना कि आपने खरीदना, तो कोई आपने एहसान तो नहीं किया आवाम पर कि आपने खुद से अगर वेंट मंगवाए तो? किसने कहा कि हमने एहसान किया है? तो सर आप शिकायत करें ना कि विफाक जो है वो पैसे नहीं दे रही। आप लोगों के पास 5 खरब बजट, तो आप बताइए ना कि आपने कहा किया है। अच्छा, मुर्तजा वहाब ने ये कहा कि हमने एहसान किया है, लेकिन मुर्तजा वहाब ने कहा है कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, हमें पैसे विफाक नहीं दे रहा, हम अपने पैसों से अपने हेल्थ के बजट से। सर हेल्थ का बजट तो इसलिए होता है ना कि उसमें से रेंट में आने हैं, उसमें हेल्थ के हवाले से बाकी तमाम चीजें की परचेजिंग सब चीजें इसी में से होनी है। मुझे पता है हेल्थ का बजट क्यों होता है, मुझे पता है एजुकेशन का बजट क्यों होता है, लेकिन जब हेल्थ के बजट की, एजुकेशन के बजट की या सिंध हुकूमत के बजट की बात करते हैं, हम आम हालात में इनसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग रहे हैं। अगर एक विवाह आ गई है जिसमें एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो रहे हैं और हमें विफाक से वो पैसे भी नहीं मिल रहे हैं जिनकी उन्होंने कमिटमेंट की है। 835 अरब रुपए की कमिटमेंट थी जब साल शुरू हुआ था। मुझे दिला दीजिए 835 अरब रुपए, मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन हम जब कहते हैं कि सिंध को हेल्थ में दें, हम ये नहीं कहते हैं कि बाकी सूबों को ना दें। बिलावल साहब ने भी कहा, हमने भी कहा कि तमाम सूबों को इस वक्त जरूरत है कि उनके हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए वफाकी हुकूमत उनकी मदद करे। जो इमदाद आ रही है बैरून मुल्क से हमारे पास नहीं आ रही, वफाक के पास आ रही है। जो कर्जे उनके से डेफर हुए हैं, जो इंस्टॉलमेंट डेफर हुए हैं, एनडीएमए ने सर एक लिस्ट जारी की थी जो इमदादी सामान उन्होंने सूबों में तकसीम किया है, वो उनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे मिनट में एनडीएमए की जानिब से एक लिस्ट आई थी कि उन्होंने सामान जो सूबों में तकसीम किया है, आपका दावा था, आप उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हमें एक पाई नहीं मिली, एक कोई चीज नहीं मिली, कोई इमदाद नहीं हुई विफाक की जानिब से, लेकिन विफाक कह रहे इमदाद की है हमने। नहीं, मेरी बात सुने। जो बात बिलावल साहब ने कही, मैं उस पर आज भी कायम हूं कि कोरोना वायरस आने के बाद 1 रुपया वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को नहीं दिया है कि हम इस जंग से लड़ें। बिल्कुल चैलेंज करता हूं, मेरी बात को गलत करें, बिलावल साहब की बात को गलत करें। जो बात नासिर शाह साहब ने कही कि हमें एक वेंटिलेटर नहीं दिया गया इस कोरोना की वबा जब से आगाज हुआ है, जो लिए हैं हमने खुद लिए हैं, जो ऑर्डर हमने प्लेस किए हमने खुद अपने वसाइल से किए, सिंध हुकूमत के फंड से, बजट से किए हैं। जो गिला हम कर रहे हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि तमाम सूबाई हुकूमतों को इस वक्त जरूरत है कि फेडरल गवर्नमेंट उनकी इमदाद करे। इसलिए ना करे कि हम सड़कें बना दें, इसलिए ना करे कि हम इमदाद इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस करे या इमदाद इन टर्म्स ऑफ सामान करे, ये बता भाई। सामान पे कर दे, सामान पे कर दे, वो हमें दिलवा दे। तो जो एनडीएमए ने लिस्ट जारी की है उसके अलावा मजीद क्या डिमांड है सिंध हुकूमत की, वो बता दीजिए। सईद साहब, एनडीएमए ने जो लिस्ट प्रोवाइड की है, जो उनका कहना है कि सिंध हुकूमत ने वसूल किया है सामान, उसके अलावा मजीद सिंध हुकूमत को क्या सामान चाहिए उसकी लिस्ट बता दीजिए। शफात साहब, मुझे आपको नहीं देंगे ना, लेकिन जो लिस्ट मेरी बात सुने, जो एनडीएमए को लिस्ट भेजनी थी ना, आज से 2 महीने पहले हम भेज चुके हैं उनके पास। जो चीजें उन्होंने दी हैं, जो चीजें उन्होंने दी है, जिस तरह आप मुझे कहते हैं ना कि हमने कोई एहसान तो नहीं किया, उन्होंने भी एहसान नहीं किया है। अगर वो ये समझते हैं कि हमें वो पीपीईज भेजकर 600 और अगर हमें कुछ 24-25 हजार पीजा किट्स भेजकर और 5 लाख की ग्लव्स बेचकर, 5 लाख की मास्क बेचकर अपनी जिम्मेदारियों से वो फारिग हो गए, तो नहीं फारिग हुए। उनकी जिम्मेदारी इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा जरूरत है सूबों को, इससे ज्यादा जरूरत है लोगों को हमारे कि उनकी मदद की जाए। अच्छा सईद गनी साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या रेबीज के इंजेक्शन के हवाले से क्या आप लोग अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं? स्पेसिफिकली कोरोना वायरस की टेस्टिंग कैपेसिटी आप लोग नहीं बढ़ा रहे हैं, या अभी भी आप जो निजी हॉस्पिटल्स हैं उनका सहारा ज्यादा लेंगे इस हवाले से? देखें, जो हमारे पास स्पेस है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि तमाम सूबों में जो गवर्नमेंट सेक्टर की लेबोरेटरीज हैं उनमें जो कैपेसिटी है हमारी सबसे ज्यादा है। अगर पंजाब कहता है कि हम टेस्ट सबसे ज्यादा कर रहे हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा टेस्ट प्राइवेट सेक्टर में हो रहे हैं। हमारा जो वाहिद सूबा है जो गवर्नमेंट सेक्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट ज्यादा टेस्ट कर रहा है, ये कोई सूबा नहीं कर रहा। पंजाब और बलूचिस्तान और खैबर मैं कंपैरिजन मेरा किससे करेंगे आप? कंपैरिजन टेस्टिंग कैपेसिटी पिछले 5 दिन की पंजाब की टेस्टिंग देख लीजिए, पिछले 5 दिन की सुबह सिंध की टेस्टिंग देख लीजिए। आज भी सूबाई हुकूमत जो है अपनी सरकारी लेबोरेटरीज में, सर अगर कंपैरिजन है, अगर पंजाब से कंपैरिजन है, ठीक है कंपैरिजन सही गनी साहब, एक सेकंड, अगर पंजाब से कंपैरिजन है, ठीक है पंजाब से कंपैरिजन करते हैं। पंजाब की पिछले 5 दिन की टेस्टिंग देख लीजिए, आपके सूबे की 5 दिन की टेस्टिंग देख लीजिए, 2-2 हजार का फर्क आ रहा है। सर क्यों कम है? शफात, वैसे बड़े समझदार आदमी हो आप सर, मुझे हैरत है कि आपने ये सवाल मुझसे किया है। सर, पहली बात ये है कि पंजाब की आबादी कितनी है?
सर पर कैपिटा की छोड़ दीजिए बात, नहीं मुझे टेस्टिंग पर कैपिटा हम उनसे दुगने हैं पर कैपिटा टेस्टिंग आप 4,500 से वापस सिमट के 2,200 पे आए हैं। अब आने आपके सवाल पे आता हूँ, आपके सवाल पे आता हूँ। पर मिलियन जितने लोगों के टेस्ट हो रहे हैं ना, सूबाए सिंध तमाम सूबों से, तमाम इलाकों से आगे है और पंजाब हमसे बहुत पीछे है। अगर आप कंपेयर करोगे ना, पंजाब ने 3,000 किए तो हमने 1,500 किए। मेरे भाई पंजाब की आबादी देख लें, 4,500 टेस्ट कर रहे थे आप, वहां से गिर के 2,200 हो गए, क्यों? वजह बता दीजिए। ओ मेरे भाई के किस तरह से आप हिसाब कैसे लगाओगे कि पंजाब की आबादी इतनी है और इतनी आबादी के ऊपर एक टेस्ट उन्होंने किया, ऐसे करोगे ना कंपैरिजन। अभी आप बात कर रहे थे कंपैरिजन नंबर, देखिए जब छोटे, देखिए जब पंजाब की टेस्टिंग कम थी, हमने इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से सवाल उठाया कि पंजाब की टेस्टिंग नजर नहीं आ रही। उस वक्त सिंध लीड ले रहा था कि हाँ जी हम टेस्ट ज्यादा करें। अब जब सिंध के नंबर कम हो गए हैं तो आप कह रहे हैं कि जी अब आप आबादी का मवाजना करें और उसके बाद पर मिलियन कैपिटा की बात करें। सर ये तो फिर मतलब यार, मैंने अल्लाह के बंदे, मैंने ये कब कहा या हमने कब कहा कि पंजाब ने क्यों कम टेस्ट कर दिए? हमारा एक सवाल था, की बात तो कह रहे थे। देखिए ओहो, आप पता नहीं क्यों या समझने को तैयार नहीं आप लोग, या क्या है? अच्छा चले सर, अब बता दीजिए कि टेस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, वो बता दीजिए। चले छोड़े, क्यों गिरे उसकी बात नहीं करते, हमारी इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाए? हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी इस वक्त हम तकरीबन 5,000 के करीब हैं और हो कितने ने? हमारे कोई 3,700 के करीब कल हुए हैं। ठीक है, सही है, 3,700 हुए और आज का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने हुए, लेकिन हम कोई बीच में सिर्फ हम आगे थे 2,200 और 2,500, लेकिन हमने तो 4,000 भी टच किया एक दिन और 4,000 के करीब हम करते रहे पिछले कोई 8-10 दिनों में। हम अच्छा अभी सईद गनी साहब हमने एक रिपोर्ट चलाई, आपने शायद आपकी नजर से गुजरी हो। सईद गनी साहब अभी हमें एक रिपोर्ट चलाई है जरा, ठीक है, कोरोना वायरस के हवाले से हम रोजाना अपडेट दे रहे हैं, सिंध हुकूमत के इकदाम की हम बड़े अरसे से तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हमने रिपोर्ट चलाई कि इंटीरियर सिंध में नवाब शाह में जो सेलाइन के साथ लगने वाली जो पाइप होता है ड्रिप का, वो भी अवेलेबल नहीं है, वो भी लोगों को बाहर से खरीदना पड़ रहा है। और जो सफाई और गंदगी के जो हिसाब किताब है वो भी हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो साहब भी यहाँ मौजूद है, उन्होंने भी बताया है। तो उसके हवाले से कुछ बताइएगा कि क्या हालात हैं, क्यों बार बार इंटीरियर सिंध से इतनी शिकायत आती हैं कि सेहत के ऊपर मुनासिब तवज्जो नहीं दी जा रही? देखिए, मैंने अभी भी आपसे कहा, हमने कभी ये दावा नहीं किया कि सूबा सिंध में लोगों के हेल्थ के मसले हमने 100% हल कर लिए, हमने बिल्कुल नहीं कहा। हम आज भी समझते हैं कि हमें बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन जब मैं आपको ये गुजारिश करता हूँ ना कि जब आप मेरा कंपैरिजन करेंगे ना मसाइल पे या बेहतरी लाने पे, तो मेरे जैसे लोगों से करें ना, हमारे सूबों से करें। मैं ये कहता हूँ कि हमने पिछले 8-10 सालों में हेल्थ के सेक्टर में जितना काम किया है सूबा सिंध में। चलिए सर, आप मवाज़ने की बात करें तो अब ये बताइए कि मतलब केपी में, पंजाब में इनके पास तो अपनी एम्बुलेंसेज भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो उन्होंने अपना हेल्थ कार्ड भी दिए, मतलब सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया इस हवाले से लोगों के लिए? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि इस वक्त पूरे सूबे में जो अमन एम्बुलेंसेज चल रही हैं वो सिंध गवर्नमेंट ही चला रही है। अच्छा। उनके तमाम इखराजात, उनके साथ हमारा MOU है और वो हर चीज उनकी, इस वक्त आप ये समझ रहे हैं कि वो गवर्नमेंट कुछ कहना चाह रहे हैं। जी फैसल भाई। नहीं सईद भाई, देखिए अमन फाउंडेशन से आपने माहिदा किया, अमन एम्बुलेंस सिंध गवर्नमेंट ने थोड़ी बनाई है, 11, 22 सारी की सारी सिंध गवर्नमेंट ने बनाई थी। फिर JPMC की मिसाल दी जाती है, साइबर नाइफ वगैरह, ये सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर की डोनेशंस हैं। वहाँ मुख्तलिफ NGOs ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया है, पूरे वार्ड, पूरे ऑपरेशन थिएटर्स प्राइवेट बिजनेस हाउसेस चला रहे हैं, तो वो उसको तो नहीं गवर्नमेंट अपने खाते में लेगी। और दूसरी बात हमारे पास अरबाब चांडियो साहब सईद भाई, आपने जिस तरह मतलब बात शुरू में ऐसी की जैसे कि खुदा न खास्ता हम सब जो है आपके खिलाफ हैं और हम एक बहुत नहीं, बात सुने सईद भाई, बात तो सुनो शहजादे, बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ आपके साहब अपना काम कर रहे हैं, मैं एयरवाई को कह रहा हूँ कि एयरवाई एक एजेंडे के तहत ये काम कर रहा है। मगर ये मुर्तजा वहाब से कल से रब्ता कर रहे थे, वो हमारे पैनल का हिस्सा बने। ये वन साइड कोई नहीं डिस्कशन थी, इसलिए चाह रहे थे कि आप भी हिस्सा बने। और अगर कोई सवाल पूछ रहे हैं, अगर अपने रिपोर्टर्स को असाइनमेंट दे रहे, तो सर हमारा तो ये काम है रिपोर्ट करना। नहीं, आपका काम ये है
कि पंजाब में भी अगर खराबियां हैं इसी तरह उसकी बैशिंग करें, उसी तरह बैशिंग करें जिस तरह आप यहाँ कर रहे हैं हमारी। आप खैबर पख्तूनख्वा की जो बुराइयां हैं, अरबाब साहब का सवाल सुन लीजिए। मैं फैसल ने जो पूछा उसका जवाब दे दूं। पहले अरबाब साहब को पूछने से फिर दोनों सवालों का इकट्ठे जवाब दीजिए। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि देखिए, हम तो ये आपको नहीं बता रहे कि आप हक़े हुक्मरानी इस तरह करें। हमने कभी नहीं कहा कि सिंध हुकूमत इस तरह की हुक्मरानी करे, इस तरह की नहीं करे। हमने जो बात की है ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। प्रोग्राम ख़त्म हो उसके बाद भी आप हमारी रिकॉर्डिंग निकाल लें। हमने बात जो की है कि इन इलाकों में अब तक सेहत की उतनी सहूलतें नहीं हैं जितनी होनी चाहिए। जिन जिन इलाकों के हमने नाम लिए हैं, मैं दावा से कहता हूं सही भाई, ये प्रोग्राम अभी खत्म हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन को न बताएं, हेलीकॉप्टर सीएम का उठाएं, चलते हैं हम जोही के जो है तालका हॉस्पिटल में, वहां पर गायनी की जो डॉक्टर है वो अगर इस वक्त अपने हॉस्पिटल में मौजूद है, मैं सहाफत छोड़ दूंगा। वहां अगर सरकारी जो है दवाएं जो है वो मेडिकल स्टोरों में नहीं मिल रही, हम आपसे माफी मांगेंगे। लेकिन बात ये नहीं, हम अल्लाह न करे हम कोई अगर मंसूबा बंदी करके कोई नहीं बैठा हुआ था, लाजमी है। और हम अगर मंसूबा बंदी करते हैं आपको क्यों दावत? मुझे पता है अरबाब, मैंने सियासत जो शुरू की ना, ये मीडिया के अंदर मेरा भी उतना ही समझ में बूझ है जितनी आप लोगों की। मुझे पता है कौन से खेल कहाँ से खेले जाते हैं, कैसे खेले जाते हैं, मुझे सारा पता है। लेकिन जो बात फैसल ने कही, देखें हमारे यहाँ सूबा सिंध में पीपुल्स पार्टी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर एक बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो मुझे नाम याद आ रहा है, कोई एक सर्वे आया है पूरी एशिया में जहां मुमालिक का आपस में मवाजना किया जाता है, जो सक्सेसफुल स्टोरीज हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, उसमें सिर्फ 2 सूबों का जिक्र है, बाकी मुमालिक हैं। 2 सूबों में एक गुजरात है इंडिया का और दूसरा सिंध है पाकिस्तान का, जिसमें यह कहा गया और हमारी रैंकिंग पाकिस्तान की ओवरऑल रैंकिंग से ऊपर है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर हमने कोई सक्सेसफुल काम किए हैं जिसका फैसल जिक्र कर रहा है तो ये अच्छी चीज है। हमने अपने लोगों को सेहत की सहूलियत देने के लिए प्राइवेट पार्टनर के साथ मिलाया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपने शुरू की और ये अमन एम्बुलेंस उसी हिस्से का उसी प्रोजेक्ट का अपना कंट्रीब्यूशन डालती है, हम मिलकर काम करते हैं। अगर कोई ये कहे कि सिंध हुकूमत तो सईद साहब, ये अच्छा हुआ कि यहाँ पे तस्वीर हो गई कि अमन एम्बुलेंस प्रोजेक्ट जो है वो सिंध हुकूमत का नहीं है, साइबर नाइफ प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत का नहीं, और इस तरह के जो दीगर प्रोजेक्ट हैं ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और डोनेशंस के ऊपर है। मैं सही कह रहा हूँ? अमन फाउंडेशन में कोई डोनेशन नहीं है, सारे अखराजात सिंध हुकूमत उठा रही है। नहीं, लेकिन साइबर नाइफ की बात आप कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें डोनेशंस बिल्कुल हैं, लेकिन वो जो पेशेंट एड वेलफेयर सोसाइटी डोनेशंस हैं, डोनेशन है। हाफिज नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज नईम साहब, हॉस्पिटल जो लोगों को सहूलतें देती है, सूबाई हुकूमत उसमें पैसे डालती है। SIUT जो लोगों को सहूलत देती है, सूबाई हुकूमत उसमें पैसे डालती है। तो मेरे भाई, हम अपने लोगों को इतने अरसे में तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्ड कर सकते हैं। आप लोग तो अभी अपना ट्रॉमा सेंटर वो बिल्ड नहीं कर सके, उसकी भी तरह तफसीलात थोड़ी मुझे अफसोस हो रहा है आपकी इस बात पे भी कि देखें दुनिया में ये शेयर करें। मैं समझा रहा हूँ आपको। जी बताइए सर, अगर तैयार हो गए तो जरूर बताइए। मेरे भाई, दुनिया में ये एक मॉडल है काम करने का कि अगर प्राइवेट सेक्टर कोई काम करना चाहता है और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है, अदरवाइज भी सपोर्ट करती है, तो गवर्नमेंट अपना काम भी तो करे ना, पैरेलली अपना सेटअप भी तो बनाए ना। नहीं, उससे नहीं तो ये अच्छा। देखिए, अगर लोगों को एक अच्छी सहूलत मिल रही है तो मैं इसलिए ना करूं कि इसलिए कि जी वो प्राइवेट सेक्टर उसमें डोनेशन ले रहा है, ये तो नहीं हो सकता ना। प्राइवेट सेक्टर अगर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है और उसके साथ गवर्नमेंट उसको चिप इन कर रही है, उनको पैसे भी दे रही है, उनकी मदद कर रही है, तो इसमें हज क्या है? अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन है? सही जरा मैं हाफिज नईम साहब की तरफ जाएंगे कि वो भी पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं। जी हाफिज, मेरा एक और प्रोग्राम है वैसे, अगर आप मुझे इजाजत दें तो सर ये आखिरी सवाल सुनिए, हाफिज नईम साहब का पॉइंट ले लीजिए। जी सईद भाई, थोड़ा सा सुन लें। देखें सईद भाई, आपको कभी इतना गुस्से में मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे गुस्सा आता ही नहीं, आप भाई। लेकिन अगर देखें ना, अगर एजेंडा ड्राइविंग कोई कैंपेन चलेगी तो मेरा काम है कि मैं डिफेंड करूं अपने आप को। एजेंडे की बात कर रहे हैं, आप सवाल करें, आप एजेंडे की बात कर रहे हैं। हाफिज साहब, अगर कोई एजेंडे पे चलेगा तो मेरा काम है कि मैं बताऊं। सही है, आपका हक है कि आप बोले, लेकिन अब आप सुने। देखिए, जब ये कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ तो आप लोगों ने जब सबको इनवाइट किया तो सारी चीजों को एक तरफ रख के सबने आपका साथ दिया। ऐसे ही जमात इस्लामी और अल-खिदमत और जितने NGO अभी तक साथ दे रहे हैं। आज भी हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव काम है इस सिलसिले में हम ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये भी हमारा हक है ना कि हम आपसे पूछें कि इस कोरोना रिलीफ के काम में जो जो डेफिशिएंसीज हैं
जिन अस्पतालों को PPEs आज भी प्रॉपर तरीके से पूरी तरह नहीं मिली हैं, अगर आज भी जो है वो लोगों के जो इतने क्रॉनिक मसले में 4-4 दिन में जाकर रिपोर्ट्स मिल रही हैं, और अगर ये प्राइवेट सेक्टर मौजूद ना होता तो ये जो पूरा आपका जो गवर्नमेंट का सेक्टर है इसमें जितनी ज़्यादा खराबियां मौजूद हैं और लोगों को रिपोर्ट्स नहीं मिल रही हैं। अभी मैंने बताया था कि 32 साल का एक नौजवान, उसका इंतकाल हो गया, उसके घर वालों की 4 दिन तक टेस्टिंग नहीं हो सकी। जिन अब्दुल रशीद भाई के घर वालों की टेस्टिंग के लिए लेकर गए, 4 दिन तक रिपोर्ट नहीं आ सकी। ये वो सब चीज़ें हैं जो इस इमरजेंसी में आपके पास मौजूद हैं। आप फिर मुझे आप ये बताइए कि ओवरऑल अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में आपके साथ काम कर रहा है, आप उसको लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पैसा आपके पास है वो मेरा पैसा है, कौम का पैसा है, टैक्सों का पैसा है, आपका तो नहीं है कि आप कहें कि मेरी मर्जी में ये पैसा खर्च नहीं कर रहा, मैं प्राइवेट सेक्टर का खर्च कर रहा हूँ। भाई वो आपका पैसा नहीं है, वो हमारा पैसा है। हमारे पैसे को आप हमारे ऊपर क्यों नहीं लगा रहे हैं? अगर प्राइवेट सेक्टर में आ रहा है फबिया बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, लेकिन हमारे पैसे को हमारे ऊपर लगाइए ना, हमारे अस्पतालों को तो ठीक से शुरू हो रहा है प्रोग्राम मेरा। जी जी, अगर आप सवाल कर लें मैं आपको जवाब दे दूं, पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं। जी 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 सही बात। मैं तो पूछना ये चाह रहा हूं कि आपको इसमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्लैरिफिकेशन जरूर आप करें, लेकिन मेरा इस वक्त आपके साथ मसला है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त कोरोना रिलीफ में डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन, पैरामेडिकल स्टाफ की प्रोटेक्शन और आवाम जो इसमें मुब्तला हो रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से अटेंड नहीं किया जा रहा, और कोरोना के अलावा जो पेशेंट हैं वो कहाँ जाएं और कहाँ जाके पुरसाने हाल नहीं है इस वक्त। देखिए जो बात आप कर रहे हैं ना हाफिज साहब, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कोरोना की वजह से हॉस्पिटल्स में मसाइल बढ़े हैं, प्रेशर्स बढ़ा है, और जो कोरोना का इलाज डॉक्टर्स नहीं करते, जो और बीमारियों को बेचारे देखते हैं, उनके लिए भी मसाइल पैदा हुए हैं। हमारे जहन में ये चीज़ है, हमारे इल्म में है, हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ठीक कर लें। जो टेस्ट डिले हो रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो लेबोरेटरीज हैं उनके ऊपर जो है कि लोड ज़्यादा है, वो थोड़ा सा स्लो हुए हैं। इन चीज़ों ये बातें ठीक है जो आप रेस कर रहे हैं ना, मैं इस पर तो इनकार ही नहीं कर रहा हूँ। हमने कब कहा कि हम सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हमें जब हम काम कर रहे होते हैं तो कम से कम हमारी भले आप नहीं सईद साहब, जब आप अच्छा काम करेंगे हम तारीफ करेंगे, जब कोई बात ऐसी होगी जिसपे सवाल उठाना पड़ेगा तो सवाल उठेगा, चाहे वो जानिब से लिया जाए, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से लिया जाए, चाहे वो बलूचिस्तान से लिया जाए, हम तमाम तर चीज़ों पे सवाल उठाते रहेंगे। और आपको इस कन्वर्सेशन में सईद गनी साहब लेने का मकसद भी यही था, क्योंकि हम वन साइडेड कन्वर्सेशन नहीं चाहते थे, हम अपना कोई डिसीजन नहीं सुनाना चाहते थे। और अगर हमने अपने रिपोर्टर्स को कोई असाइनमेंट दी थी तो सर वो असाइनमेंट थी, ये हमारा काम है, हमने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट करनी है। वही असाइनमेंट हमने अपने नुमाइंदों को तब भी दी थी जब हमने BRT पे काम करना था, जब विफाक की जानिब से भी हमने IBP रिपोर्ट की जानिब से हमने तब भी अपने रिपोर्टर्स को असाइनमेंट दी थी, JDC में भी हमने दी थी। हमारा काम यही है सर, हमने यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करनी है और इसके लिए हमारे रिपोर्टर्स को ऐसे ही जो है असाइनमेंट दी जाती हैं। और बिल्कुल सईद साहब, रात को बच्चे का इंतकाल हुआ तो ये इशू उठाना पड़ा, और मकसद सिर्फ इस सारी बात का ये है कि चाहे वो GIDC का इंसिडेंट हो, चाहे वो IPP का मामला हो, चाहे वो आटा चीनी स्कैंडल हो, चाहे वो BRT का मामला हो, इन सब मामलात में ARY ने लीड ली है। और आप ये बात जानते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड डिस्कशंस होती हैं, और आपको भी इस डिस्कशन में इनवाइट करने का मकसद यही था। बहुत बहुत शुक्रिया जी सईद गनी साहब हमें वक्त देने के लिए, फैसल सब्जारी साहब हमें वक्त देने के लिए, हाफिज नईम साहब हमें वक्त देने के लिए, और अरबाब चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। एक और चीज़ हम जो यहाँ पे देख रहे थे कि बहुत सारी चीज़ों का जो क्रेडिट लिया गया है, मतलब जो अमन फाउंडेशन के हवाले से जो बात की जा रही थी, जैसे फेडरल गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि फेडरल गवर्नमेंट ने शौकत खानम अस्पताल बनाया है, बिल्कुल ऐसे ही सिंध गवर्नमेंट इस बात का क्रेडिट नहीं ले सकती कि अमन फाउंडेशन उन्होंने बनाई है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। और ब्रेक के बाद आपके साथ अच्छी खबर ये शेयर करते चलें कि फैसल एधी सिर्फ 2 हफ्तों में कोरोना वायरस को हराने में कामयाब हो गए हैं। उनका टेस्ट फाइनली अब मनफी आया है। जो उन्होंने 2 टेस्ट कराए थे, दोनों में उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था। लास्ट उन्होंने टेस्ट कराया था वो करवाया था 28 अप्रैल को, जिसमें उनका टेस्ट फिर पॉजिटिव आया था। उन्होंने अपने आप को इस्लामाबाद में क्वारंटीन किया रखा था, और अब कल रात जो उन्होंने टेस्ट करवाया है वो फाइनली उनका टेस्ट नेगेटिव आया है।
तो जनाब इस हवाले से बात करने के लिए चलते हैं सीधा फैसल ईदी साहब की तरफ, जो हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब हमें वक्त देने के लिए। फैसल भाई, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपकी सेहतयाबी की। बताइएगा आप खुद अब कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई अलामात, कोई सिम्टम्स वगैरह तो नहीं है? नहीं, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत ही सेहतयाब हो चुका हूँ, बेहतर है। और सिर्फ वीकनेस है, कमजोरी है, और वो भी नमूनिया की वजह से, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। लोगों ने जो दुआएं की अल्लाह ने उसे कबूल किया है, और मैं आज माशाल्लाह से सेहतमंद हूँ। एक आखिरी टेस्ट जो है वो आना है जिसका सैंपल रात को लिया है, तो उसकी वजह से अभी तक मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूँ, और जैसा ही वो टेस्ट आता है तो फिर मैं इंशाल्लाह जो है वो काम कर सकूँगा इंशाल्लाह। फैसल भाई बिल्कुल हमारी दुआएं कि जो आपका जो आखिरी टेस्ट भी आया वो भी नेगेटिव आया और अब जल्दी हम आपको ऑन ग्राउंड दोबारा देखें। अच्छा, ये कहिएगा कि क्योंकि खुद आप ऑन ग्राउंड पे मौजूद नहीं हैं और आपकी सबसे ज़्यादा लोग आपको भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप भी नजर आएंगे, अब आप खुद आपको कोरोना वायरस हो गया था, सो क्या इससे काम मुतासर हुआ आपका? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल काम मुतासर नहीं हुआ। कराची में अहमद, मेरा जो बहन का बेटा है, उसने बहुत अच्छे तरीके से उसको संभाला। हमारे दीगर वर्कर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मुझे बताते रहे कि किस तरीके से काम होता रहा। लेकिन मुख्तलिफ पंजाब के शहरों, बलूचिस्तान और सिंध के शहरों में हमारे वर्कर्स के जो है वो हौसले थोड़े से टूट गए थे और वो काम नहीं कर रहे थे, तो उस पर हमने टीमें बनाई। और मेरे बेटे ने लाहौर में रहा और इस्लामाबाद में रहा, उसने पंजाब में, सरहद में और मुख्तलिफ दूसरे इलाकों में टीमें बना के दूसरे शहरों में भेजी, और वहाँ पर उनको स्टाफ को ट्रेनिंग दी और उनको हौसला दिया, और उनके साथ खुद मरीजों को शिफ्ट किया, तो उनकी हिम्मतें फिर बढ़ गई। और अब माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि शायद ही कोई ऐसा शहर हो जिसमें हमारे वर्कर्स काम ना कर रहे हो, वरना अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइएगा फैसल भाई, आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव आदमी हैं, बड़ा ऑन ग्राउंड काम करने वाले हैं, तो क्वारंटीन की वजह से जब आपको खुद सेल्फ आइसोलेशन में अपने आप को एक कमरे तक महदूद करना पड़ा, तो क्या करते थे, क्या मसरूफियत थी? जरा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी मसरूफियत अमूमन जो है मैं रीडिंग कर लेता था, अखबारों को मुख्तलिफ आर्टिकल्स रीड करता था, पॉलिटिकल जो आर्टिकल्स होते हैं वो रीड करता था। रीडिंग जो है वो मैंने बहुत की है, और गाने भी जो है वो सुनता रहता था, और न्यूज़ जो मुख्तलिफ चैनल्स पे। हमारा शो देखा नहीं देखा आपने इस दौरान? हाँ, ये बताएं फैसल भाई। मैंने बहुत सारे शोज देखे हैं, मुझे तो याद भी नहीं है कौन कौन से शोज देखे हैं। बस फैसल भाई इसीलिए मकसद हंसाने वाली बातें भी इसलिए करते थे कि हमें था कि हमारे फैसल भाई जो हैं वो क्वारंटीन में हैं, तो फैसल भाई के चेहरे पे किसी ना किसी तरीके से मुस्कुराहट आ जाए। अच्छा, क्योंकि आपने घर से इतने दूर हैं, आप इस्लामाबाद में हैं और जो आपकी फैमिली है वो कराची में है, खुद बिल्किस ईदी साहिबा भी आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थी, तो घर वालों से फिर आपका कैसे इसमें राब्ता रहा? टेलीफोन के जरिए मेरा दिन में 2-3 दफ़ा घर पे भी रब्ता होता था। मम्मी से भी रोज़ाना जो है वो 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मम्मी से बात होती थी, और मम्मी मेरी खैरियत दरियाफ्त करती थी, और अल्लाह का शुक्र है मैं हूँ। लेकिन आपके प्लेटफॉर्म से मैं कुछ जो पॉजिटिव पेशेंट हो जाते हैं उनको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब आपको नमूनिया कोरोना होता है ना, तो उसका जो बड़ा अटैक होता है ना वो आपके लंग्स पे करता है, और वो नमूनिया फॉर्म कर देता है। कोशिश ये करें कि आपको नमूनिया फॉर्म ना हो, और आप अपने जो फेफड़े होते हैं उनको स्ट्रेस ना दें, ज़्यादा काम ना करें, और ऐसी कोई एक्सरसाइजेस ना करें जिसकी वजह से आपके लंग्स के ऊपर जो है वो स्ट्रेस आए। और खाने पीने में जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी लें जिससे आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत हो, जिसमें कलौंजी के जो है वो 15-20 दाने रोज़ाना सुबह आप ले लें, और इसके अलावा विटामिन सी जो है वो खाएं, और नींबू का इस्तेमाल दिन में 1 या 2 दफ़ा करें गर्म पानी में डाल के। अगर उसमें लौंग डाल लें, क्योंकि लौंग में एंटी इन्फ्लेमेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। और इसी तरीके से आपको भाप लेना, अगर नमूनिया डेवलप हो जाता है तो भाप आप दिन में जो है ना 2 से 3 दफ़ा लें, और उसमें भी आप जो है वो लौंग डाल दें, 5-6 उसके 6 लौंग होते हैं, और उसका भाप लेने से आपकी जो ये सांस की नाली और ये एरिया जो है ना, इसकी सूजन जो है वो कम रहती है, और इसमें आपको जो है वो नमूनिया के अंदर बहुत फायदा होता है। और ठंडी कोई भी चीज इस्तेमाल ना करें। क्योंकि आपने खुद भी नमूने डेवलप कर लिया था, तो आपने भी तमाम तरह चीजें यही रिपीट की जो भी आप आवाम के साथ शेयर भी करें, जिसकी वजह से आप जल्दी रिकवर कर गए? बिल्कुल, ये चीजें बहुत लाजमी है, और अगर आप इसमें एहतियात नहीं करेंगे, ठंडी चीजों से बहुत दूर रहें, ठंडे पानी से दूर रहें, और ठंडा फ्रूट कोई भी ना खाएं। फ्रूट वैसे खाएं लेकिन ठंडा करके ना खाएं। चलें, अच्छी बात है, ये आपने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अवाम
आपकी बात बड़े गौर से सुने कि आपके चाहने वाले लोग जो हैं वो हमें देख रहे हैं, नाजरीन भी। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप बहुत जल्द मुकम्मल सेहतयाब होकर दोबारा फील्ड पे नजर आएं। इंशाल्लाह इलाही आमीन। खैर जी, कोरोना की वजह से लोग घरों में रहने पर मजबूर हैं और लोग लॉकडाउन में बोरियत का काफ़ी ज़्यादा शिकवा कर रहे हैं, लेकिन कई अफराद ऐसे भी हैं जो फुर्सत के लम्हात को गनीमत जानकर उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहे हैं। कोयटा की स्कूल टीचर से मिलवा रही हैं हमारी नुमाइंदा अतिया अकरम, जिनकी तख्लीकी सलाहियतें काबिल दी। क्या बात है जनाब, और क्या सलाहियतें हैं। और वैसे लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की ना कई सलाहियतें निकली हैं और बड़ी बेहतर तौर पे सामने आई। मुझे वैसे लॉकडाउन में दो चीज़ें बहुत सुकून से हो रही हैं। एक तो मैंने बहुत सारी फिल्में देखनी शुरू कर दी हैं जो मैं पहले नहीं देखता था, और बहुत सारी ऐसी किताबें जो मेरे पास शेल्फ में पड़ी हुई थी और मैं अरसे से इंतजार कर रहा था कि मैं खत्म करूं। बड़े से बड़ा बंदा किचन में चला गया कुछ ना कुछ बनाने के लिए, आप किचन में नहीं गए? अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी तक नौबत नहीं आई, लेकिन उसके लिए मैं ये इसी वजह से मैं आपकी घर में आज कोई लड़ाई वाली बात करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप किचन में जाने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन हम आपको किचन में लेके जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही ईजी पीजी बड़े मज़ेदार किस्म के आज हम आपको कौन से सैंडविचेस बनाने सिखा रहे हैं जी? मिनी सैंडविचेस, छोटे छोटे। तो ये तो थे मिनी सैंडविचेस। बड़े बड़े लोग इस शपात इस लॉकडाउन में उन्होंने बड़ा कोई बनाना सीख लिया। और अब क्योंकि देखिए लॉकडाउन है तो लोग घरों से बाहर से इफ्तारी नहीं खरीद के ला रहे, तो लोगों ने खुद से अपनी दस्तरखान में डिफरेंट किस्म की चीज़ें ऐड करना शुरू कर दी हैं, है ना? जी जनाब। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि जो लाहौर के लोग हैं, जो लाहौर के हमारे रहने वाले हैं, वो इस वक्त जो है अपने घरों में इफ्तारी की तैयारियों में मसरूफ़। और जब लाहौर का जिक्र आता है ना तो क्या क्या ऐसे खाने, क्या क्या ऐसे दही भले, क्या क्या ऐसे गोलगप्पे, शफात रमजान में कचौरी की अहमियत ऐसी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। लाहौरी तो इसके बगैर लड्डू पेठी मूली की चटनी के साथ बस शफात, ये तो बाहर की चीजें। घर में लोग क्या तैयारी करें? राबिया नूर हमारी नुमाइंदा एक ऐसे घर में मौजूद है जहाँ पर इस वक्त इफ्तारी की तैयारी हो रही है, तो राबिया की तरफ चलते हैं। जी राबिया। जी बिल्कुल, कोरोना से बचाव की तदाबीर की जा रही हैं और इसी सिलसिले में रमज़ान जो है वो घरों में गुजारने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो इफ्तारियाँ बाहर होती थी वो तो बंद हो गई लॉकडाउन की वजह से और एहतियात भी की जा रही है, लेकिन साथ साथ जो बाहर रश लगाया जाता है समोसे पकौड़े ख़रीदने के लिए, वो कोशिश ये की जा रही है कि घर में ही तैयार कर लिए जाएँ। और जो बच्चे हैं जो लॉकडाउन से तंग हैं और हर वक्त मचलते रहते हैं, उनको भी काम पर लगाया गया है। मैं तो ये भी देख रही हूँ कि शौहरों को भी फुल काम पर लगाया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। बाहर कोरोना का डर है और घर में बेगम का डर है, इसलिए इसका हल हमने यही निकाला है कि खामोशी से हर हुक्म माने और अपने जैसे अपनी बेगम साहबा गए वैसे ही काम करें। अब उन्होंने ये बच्चे चिप्स शौक से खाते हैं, चिप्स कटिंग पे लगाया हुआ है, आलू छीले हैं और ये है, और इसके अलावा जो हुक्म देगी वो करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से हम अपना कोई भी फेवरेट फूड नहीं खा सकते, जैसे मेरा फ्राइज़ बर्गर पिज़्ज़ा है, तो हम माँ पापा हमें घर में ही बना देते हैं, मैं भी हेल्प करती हूँ। किचन का भी रुख कर लेते हैं कि क्या क्या तैयार हो रहा है। इफ्तारी की तैयारी हो रही है, क्या कर रही हैं? इसमें औरतों की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले तो सिर्फ आपका एक घर की जिम्मेदारी थी, काम वालियाँ भी नहीं आ रही और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो आपको एक मतलब एक शेफ़ की तरह, काम वाले की तरह, एक टीचर, कंफर्टर और इनकी तमाम मसाइल को हल करना है, इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखना है। तो इसका हल यही निकाला है कि एक तो इन टिड्डों को भी साथ लगाया हुआ है और इनके अब्बा को भी, ताकि ये सब फिज़िकली भी साथ मसरूफ़ रहें, और ये कि इनको सेहतमंद ग़िज़ा देने के लिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ें इनकी फरमाइश है वो इनको घर में बना देते हैं। मुझे तो बर्गर, पिज़्ज़ा, शहारमे, छोले भटूरे, नान इतने याद आते हैं, लेकिन अब करे भी तो क्या करें, घर में ही पका के खा ले, क्योंकि हमने कोरोना से डरना नहीं बचना है। वाह, ये तो बड़ा अच्छा इन्होंने मोटो लिया है कि इन्होंने कोरोना से डरना नहीं बचना है, और इसलिए कि खुद से तैयारी भी कर रहे हैं इफ्तारी की, और अच्छी वो जो भटूरे और पिज़्ज़े ये मिस करते थे वो ये घर में बर्गर बनाकर खा रहे हैं और साथ में एक्टिविटी में भी मसरूफ़ हैं। और इनकी अम्मा ने सही काम किया हुआ है कि अब्बा को भी काम पे लगाया हुआ है और बच्चों को भी काम पे लगाया हुआ है, सब मिलके कोरोना से बच रहे हैं और साथ साथ अच्छी इफ्तारियाँ बनाकर घर में खा भी रहे हैं। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं टिड्डे की उतार लूं नजर, इतना क्यूट है भटूरे, परेशान है। भटूरे याद आ रहे हैं, इसको खत लिख रहा होगा। अब वो घर में अब वो घर में बना रहे हैं और घर में भी इतना कुछ तो आपके पास मौजूद है, पॉकेट समोसा मतलब बर्गर, लेकिन ये भटूरे नहीं, भटूरे क्या बात है बच्चे। अल्लाह आपके भटूरे जल्द से जल्द आपसे मिलवाए और ये दोनों दोस्तों के अंदर जो दोस्ती है ये शाद आबाद रहे, कायम दायम रहे। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। भटूरे नहीं मिले।
ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको शाम रमजान में अहम खबर शामिल करते चले। सिविल एविएशन ने डोमेस्टिक फिजाई ऑपरेशन की बंदिश में 10 मई तक तौसी कर दी। बंदिश 10 मई रात 11:59 तक होगी। सिविल एविएशन हुक्काम ने हुकूमत की जानिब से अहकामात के बाद नोटम जारी कर दिया। नोटम के मुताबिक खुसूसी परवाजों, सिफारतकारों और कार्गो परवाजों को ऑपरेशन की इजाजत है। इससे पहले सिविल एविएशन ने 7 मई तक डोमेस्टिक परवाजें बंद की थी। और अभी आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में मलीर नदी की सरकारी अराजी पर गटर के पानी से सब्जियां उगाने वालों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने डिप्टी कमिश्नर मलीर और कोरंगी को ताफुन ज़दा गंदे पानी से लगाई गई सब्जियां तल्फ करने की हिदायत कर दी है। इस समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि कोरोना वायरस तो वक्ती है, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन गटर के पानी से उगाई गई सब्जियां इंसानी जिंदगी के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। डिप्टी कमिश्नर्स खुद जाकर मलीर नदी का मुआयना करें। मुख्तार खान ने अदालत को बताया कि मलीर नदी के 290 एकड़ अराजी पर गटर के पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं। वैसे मदिया, आपको याद होगा जिस जगह पे हमने अपना प्रोमो शूट किया था जी, जो बाखबर जगह का सबसे पहला प्रोमो था जी, बिल्कुल, तो वो भी किसी को नहीं पता था कि हमने किस हालत में शूट किया था, क्योंकि बहुत स्मेल थी वहाँ पे और वहाँ पे काफी बड़े पैमाने पे फसलें उगाई जा रही थी और वहाँ पर आइडिया हो रहा था कि जो हम आराम से ना सिर्फ फसलें बल्कि जानवरों का चारा भी वो भी गटर के पानी से उगाया जा रहा है। और वो जानवर जो दूध उनका आप कंज्यूम करते हैं तो वो भी वो आलूदगी आप इनडायरेक्टली अपने अंदर कंज्यूम करते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर सईदा सदफ अकबर साहिबा, उनको हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा कि ये जो आलूदा पानी की सब्जियां हैं या आलूदा पानी से जो उगाया जाने वाला चारा है वो जानवर खाते हैं, उन जानवरों का दूध या गोश्त हम इस्तेमाल करते हैं, कितना नुकसानदेह साबित होता है ये? देखें, ये जो आलूदा पानी से जो हम कल्टीवेशन कर रहे हैं या अगर हम आलूदा पानी जो है अपने मवेशियों को जो है दे रहे हैं तो उससे इसमें एक तो जो है डिफरेंट माइक्रोबियल कंटेमिनेशंस भी होती है कि जो है डिफरेंट बैक्टीरियल प्रोटोजोन्स की भी कंटेमिनेशन होती है और फिर इसके साथ साथ उसमें जो है डिफरेंट केमिकल्स भी जो है मौजूद होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ कारखानों से फैक्ट्री से होता हुआ ये जो केमिकल एक वेस्टेज वाला पानी होता है या जो हमारे घरों से भी जो सीवरेज वाटर का पानी निकल रहा होता है, जब वो भी हमारी जो है इसमें कल्टीवेशन के पानी में हम लोग जब उसको यूज कर रहे होते हैं या किसी एनिमल्स को की जो है ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे होते हैं तो उसमें जो है डिफरेंट केमिकल्स यानी कि इसमें कैडमियम, कॉपर, क्रोमियम, आयरन, जिंक, लेड, इस तरह के जो है ऐसे हार्मफुल उसमें डॉक्टर साहब कहा यह जाता है कि लेड की मिकदार, सीसे की मिकदार जो आम WHO की रेगुलेशंस हैं उसके मुकाबले में जो जहरीले पानी से कराची में जो सब्जियां उगाई जा रही है वो 6 से 7 हज़ार गुना ज्यादा है। ये बात सही है? जी हाँ, क्योंकि इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है फैक्ट्री से भी होता हुआ जो उनका सेवरेज मटेरियल होता है वो भी उसमें ऐड हो जाता है। और देखिए इसमें जो है ये एक रिपोर्ट है कि जिस पानी में जो है या जिस पानी से अगर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं उसमें अगर जिंक और लेड की अगर जायद मिकदार शामिल होती है तो वो मुख्तलिफ दिमागी अमराज का भी जो है बाइस बन रही होती है और फिर डिफरेंट प्रेगनेंसीज में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस भी जो है उसकी वजह से हो सकती हैं। सही। डॉक्टर साहब ये बताएगा, एक तरफ हम अपनी इमाम को ये कह रहे हैं कि जो इंजेक्शन लगा जो मुर्गी है, ये जो प्रेशर वाला गोश्त है ये नहीं खाना क्योंकि इससे काफ़ी सारी बीमारियां तो इससे फैलती हैं, लेकिन अगर वो ना खाएं, वो तरह के अगर हम सब्जियां खाएं, सब्जियां भी जो कि इतने गंदे पानी में उगाई जाएं तो फिर अवाम के पास तो कोई ऑप्शन नहीं साफ सुथरा खाने की। तो देखिए अब ये जो है हमें कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर्स पर भी और जो है डिफरेंट NGOs को भी कि इस तरह से जो है हम वाटर ट्रीटमेंट के जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं ताकि हम अपनी जो है कल्टीवेशन अच्छे पानी से कर सकें। और अब देखिए ज़्यादातर इंटरनेशनल लेवल पर भी ये बात कही जाती है कि अब ज़्यादातर जो है होम गार्डनिंग की तरफ जो है लोग जा रहे हैं कि अगर हमें जो है साफ सब्जियां और जो है एक ऐसी वेजिटेबल्स मैसर नहीं है जो हमारी सेहत के लिए नुकसान दें तो एक होम गार्डनिंग एक बहुत एक अच्छा उसके लिए एक जो है साबित हो सकता है कि जो है जिनके पास ऐसी प्लेसेस हैं कि जहां पर वो अपने लिए जो है और अपने लिए भी
और दूसरों के लिए भी जो है ऐसी, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसी बड़ा cultivation कर मखसूस सकें। तबका जो है ये लग्जरी एंजॉय कर सकता है कि वो होम गार्डनिंग कर सके। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया जी। डॉक्टर सदफ अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थी। और यहाँ तो अगर स्पेसिफिकली हम कराची की बात करें तो कराची में कंक्रीट का जंगल है, यहाँ पे लोगों के पास इतनी स्पेस नहीं है कि वो प्रॉपर रह सकें, तो वो होम गार्डनिंग कैसे करेंगे? तो ये अब एक बहुत बड़ा मसला लोगों के लिए बनता जा रहा है कि यहाँ पे खाने के लिए साफ गोश्त, क्या साफ सब्जियां भी, मतलब फल भी और ये जो जिंक और लेड की मिकदार है ये कुकिंग से भी कम नहीं होती। अगर आपको खाने को ज्यादा कुक कर ले तो उससे भी जो खाने के अंदर मौजूद जिंक और लेड है उसमें कोई खातिर खा कमी वाकई नहीं होती, क्योंकि जो WHO के जो आदाद-ओ-शुमार है उसके मुकाबले में तकरीबन 7000 गुना। That's huge. अच्छा अभी सर हम आपको लाहौर वालों को ये बताएं कि लाहौर में वाक़ई मुल्क के सबसे बड़े चिड़ियाघर में कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र तमाम जानवरों की स्क्रीनिंग की गई है। और इत्मीनान की खबर ये है कि किसी भी जानवर में कोरोना की अलामत नहीं पाई गई। कोरोना वायरस के खदशे के तहत मुल्क भर के तमाम चिड़ियाघर को पहले ही बंद किया जा चुका था। हुक्काम के मुताबिक सूरत हाल संभलने के बाद तफरीगाहों को दोबारा खोल दिया जाएगा। इसी हवाले बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है लाहौर ज़ू के डायरेक्टर शफकत अली साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा कि लॉकडाउन की वजह से क्या बुनियादी मसाइल हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहें, जानवरों का खाना कैसे मैनेज हो रहा है ये सब? 14 मार्च ऑनवर्ड चूँकि मुकम्मल लॉकडाउन है और उसकी वजह से जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो इस वक्त ज़ीरो है, लेकिन हम अपने अखराजात को मैनेज अपनी सेविंग से कर रहे हैं। और ज़ाहिर एक इदारा जब अपना बजट बनाता है तो उसमें बैकअप जो है ना मुनासिब बैकअप रखा जाता है, तो हम उसी बैकअप के ज़रिए से अपने जो इंतज़ामात हैं उनको बखूबी और बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारे ये लाइव एनिमल्स हैं, इनकी खुराक जो है वो बंद नहीं की जा सकती, और इसी तरह जो हमारे मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें नहीं रोकी जा सकती। तो इसलिए हम उनको बड़ा स्मूथली जो है ना वो सारी ये जो एक्टिविटी है ये। शफकत साहब दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में वाक़या जो ज़ू है वहाँ पर लॉकडाउन के दौरान जानवरों की अफज़ाइश में तेज़ी से इजाफा हुआ है। लाहौर चिड़ियाघर की इस हवाले से क्या सूरत हाल है? लॉकडाउन के दौरान जितनी पैदाइश हुई हैं तो उसमें हमें जो सर्वाइवल रेट मिला है वो बड़ा एक्सीलेंट है। और उनकी जो बच्चों की जो सर्वाइवल है वो शायद ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ होती थी ड्यू टू पब्लिक स्ट्रेस, और जो फीमेल्स होती थी वो शायद जो प्रेशर आता था पब्लिक का उसकी वजह से वो अपने बच्चों की प्रॉपर देखभाल नहीं कर पाती थी। लेकिन इस दौरान हमें जितने भी जो ऑफस्प्रिंग्स आए हैं, बच्चे आए हैं, नई अफजाइश हुई है, उसका सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत बेहतरीन नोट किया। बहुत शुक्रिया जी। शफकत अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आज के शो में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं हक़ाइक़ अपने अवाम के सामने रखने की कोशिश की। हमने आज सिंध गवर्नमेंट के हवाले से बात की। 3 अदवार से उनकी हुकूमत है, 8 साल में उनको 5 खरब का बजट मिला। सईद गनी साहब हम कोशिश करते रहे कि मुर्तज़ा वहाब आ जाए कल से, क्योंकि हम वन साइडेड पैनल डिस्कशन नहीं चाहते थे। इट वॉज नॉट अ वन साइडेड पैनल डिस्कशन। सईद गनी साहब वॉज पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, लेकिन काफ़ी वो नाराज़ से उन्होंने कहा कि जी आपने क्यों कहा है कि जी इस पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। लेकिन सईद गनी साहब के हवाले से इतना ज़रूर बताते चलें कि कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी सामने आई हैं जिससे हमारी और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है। प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शफात अली और मदिया नकवी को दीजिए इजाज़त। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफिज़।